चलिए रिवाइज कर लिए। अच्छा पक्का कुछ मतलब पीछे का चमक रहा है कुछ कि हाँ आ रहा है सर, या ऊपर ही ऊपर चल रहा है, मतलब चमकना चाहिए। और बाकी उसको लिख लीजिएगा, पॉलिटी वाला कंपलसरी है लिखना, उसको लिख लीजिएगा। बहुत लोग लिख चुके हैं और बहुत अच्छा लिखे हैं। पप्पू ने भी बहुत अच्छा लिखा है, मैंने देखा है, एक्चुअली काफ़ी अच्छा लिखा है वो। तो और लोग भी अच्छे लिखे हैं, मतलब एक ही नहीं है। सडनली उसका मैं कल देखा था इसलिए मुझे याद है अभी। बाकी लिखे सभी अच्छे हैं, 3-4 लोग और भी दिखाए हैं अच्छे लिखे हैं। थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा उसको, क्योंकि एक्चुअली उसका ज़रूरत है। ठीक है ना, मज़ेदार। तो फंडामेंटल राइट डिस्कशन कर रहे थे ना। तो फंडामेंटल राइट लगभग हम लोगों ने कैप्चर कर लिया था। उसके अंदर एक बार रिवाइज रिकैप का आप लोग बस कर लोगे, मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ और फिर यहाँ से शुरू कर लूँगा। तो बस 1 सेकंड है, आप पलट लो दाएं से, फिर हम उसके बाद तो बता ही देते हैं आपको। एनसीईआरटी किसी के पास है? एनसीईआरटी 11th की बुक पॉलिटी की मैं ऐप एक बार डाउनलोड करवाया था ना। अरे करवाया तो था। आज होगा डिस्कशन आज, ठीक है। और आज देखते हैं कि कितना किसका रिवाइज है। चलिए पेज नंबर आप बता देंगे कौन सा पेज नंबर साथ। खैर कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर आई थिंक होना चाहिए 53। चलो 53 से कर लेते हैं। 53 तो पीछे क्या क्या था, पहला केस याद रखना। अब यहां से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। सुन पा रहे हो? हाँ या ना? चलो 53 में, और उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए। उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल पूरा पढ़ा था, ओरिएंटेशन, सोर्स क्या है, जस्टिसेबल और इफेक्टिव, जो इफेक्टिविटी था वो पढ़ लिए, इन्फोर्सेबल। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब सर एक स्टेप आगे आए थे, तो हम लोगों ने पहला केस 1951 में पढ़ा था, और केस का नाम क्या था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जीती कौन? इंडियन। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया जीती, फिर दूसरा उस शंकरी प्रसाद के बाद सज्जन सिंह, फिर जीता कौन? इंडिया। गोलकनाथ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब अरे मतलब वही गवर्नमेंट जीतेगा। गवर्नमेंट जो भी, जैसे वो केस हुआ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ट्रांसफर करेगी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस फैसले पे वो जहाँ पे सेंटर वहाँ पे ले रही है। अब सुप्रीम कोर्ट लेगी, सुप्रीम कोर्ट के लेने के बाद फिर वापस वहाँ से हो जाएगा। इसलिए आप यूनियन ऑफ इंडिया दिमाग में रखिएगा। तो सर गोलकनाथ के बाद आने के बाद टर्निंग पॉइंट हुआ। गोलकनाथ में डिसीजन क्या हो गया? चेंज। और वो ईयर याद रखिएगा, वही कौन सा? 1967। तो ये सर गोलकनाथ का टर्न हुआ चेंज। उसके बाद सर आगे बढ़ते गए, फिर उसके बाद 1971 केरला को ऐड कर दिया गया। 1973 केशवानंद भारती केस। अब जीवन का आनंद आपको तब मिलेगा केशवानंद भारती केस और सारे केसेस के बाद सबसे टर्निंग पॉइंट केशवानंद का रहा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि सर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट आप नहीं कर पाएंगे। सुन पा रहे हो? मतलब संविधान में पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन वो पार्लियामेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको पता नहीं है। तो केशवानंद भारती केस जो है वो सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट था। सुन पा रहे हो? यस और नो? जोर से, नींद तो नहीं आ रही ना? सुनना ध्यान से। तो केशवानंद भारती केस में सबसे कमाल की बात ये हुई कि सर वहां से गवर्नमेंट थोड़ा सा, उसका पलड़ा थोड़ा सा झुकता हुआ दिख रहा है और सुप्रीम कोर्ट का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। यहाँ बोलने का सिंपल मीनिंग सिर्फ ये है, क्योंकि गवर्नमेंट जो इतने सालों से करते आ रही थी उसको कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाया गया है। किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने। अब सर आपको एक समय दिखेगा कि गजब का, मतलब एक ही टाइम पे दो डिसीजन हो रहे हैं, एक ही चीज पे दो डिसीजन अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। अब कैसे देखना, इधर महसूस करना। सबसे फर्स्ट कमाल की बात है, जैसे आपको शंकरी प्रसाद पढ़ाया ना, तो शंकरी प्रसाद में क्या बोला गया था कि सर सबसे पहले अगर बात देखी जाए शंकरी प्रसाद में, तो लॉ बोला गया था। लॉ के बारे में अरे है ना कि लॉ इज, क्या बोला था? लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है। लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है, ऐसा कहना था किसका? शंकरी प्रसाद का। अब आप पेज नंबर एक बार 53 पे आओगे और वापस क्या हो गया आ गया नीचे, तो 53 पे आओगे तो डीपीएसपी दिखेगा आपको।
केरला के अंदर जितने सारे रूल्स थे लैंड से रिलेटेड सारा कुछ, अब उसको उठा के हटा दिया गया। जैसे उसमें क्या था कि सर मेन प्रॉब्लम अधिकार का था कि अगर आप खरीदो तो आपका होगा, फिर ये होगा ये होगा, उन सबको खारिज करके खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका लोकल जो लॉ है वो लोकल लॉ को साइड हटाइए, सिंपल एक ही सी बात है कि लैंड आपको देना पड़ेगा और उससे आप सब में शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसके पास नहीं है, बात खत्म, ठीक है ना। नीचे आइएगा जरा, डीपीएसपी इज ए गाइड बुक, दिमाग में रखिएगा। मैंने तो बोला था आपको कि सर पैसे डीपीएसपी से आते हैं, फंडामेंटल राइट से नहीं आते, तो डीपीएसपी इज ए व्हाट, गाइड बुक। और मैंने बोला था डीपीएसपी क्या करते हैं, एक जरूरी नहीं है कि हर साल गवर्नमेंट आए और 5 साल में जितना चाहे उतना काम हो कर सके। तो सर इसी वजह से डीपीएसपी में लिख दिया जाता है कि बेटा आने वाले सरकार जो है इस बात पे विचार कर सकती है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब पंचायत सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम, ये सब डीपीएसपी की देन है। क्लियर है यहां तक। नीचे आना और आप एक बात पहले समझ लेना, सबसे फर्स्ट अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 54 पे आओगे और डीपीएसपी का 3 टाइप दिमाग में रखोगे, डीपीएसपी के 3 टाइप्स। तो पहला है, देख लो उसमें क्या क्या आपको दिख रहा होगा, एक सोशलिस्ट दिख रहा होगा, सोशलिस्ट डीपीएसपी, दूसरा आपको दिखेगा गांधीयन डीपीएसपी, और तीसरा आपको दिख रहा होगा लिबरल या इंस्टीट्यूशनल डीपीएसपी बोलते हैं उसको। तो सर 2 चीज है, 2 चीज कि 3 चीज, तो पहला सोशलिस्ट डीपीएसपी, दूसरा गांधीयन डीपीएसपी, और थर्ड इंस्टीट्यूशनल डीपीएसपी या लिबरल डीपीएसपी। सर ये डीपीएसपी जो है ये इसको दिमाग में रख लेना है तीनों को, क्योंकि क्या है मैंने तीनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे पूछ ही लेता है। पहले सोशलिस्ट एक बार नॉर्मल देख लो, हालांकि सोशलिस्ट आपको वर्ड समझाया हुआ है मैंने, सोशलिस्ट कैपिटलिज्म तो पूरा क्लियर बताया हुआ है आपको ना, अरे हाँ ना। नीचे आना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात जहां हो, वो इक्वालिटी की जहां बात करे वो है क्या, सोशलिस्ट। सीधी सी बात है, एक लाइन में जो बराबर के बात करे कि सर इसको भी मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए और उसको भी मिलना चाहिए। नीचे आना जरा, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, उससे पहले थोड़ा सा बीच में एग्जाम्पल ही देख लो। पहले क्या लिखा है, टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस। सर इक्वल जस्टिस आपको प्रोमोट करना है, मतलब एक के साथ कुछ और एक के साथ कुछ और आप नहीं कर सकते। नीचे आना जरा, दूसरा फ्री लीगल एड कम्स अंडर सोशलिस्ट डीपीएसपी बिकॉज इक्वल सोसाइटी, सॉरी इक्वालिटी की बात कर रहा है, एंड दिस कम्स अंडर आर्टिकल 39 है। खैर ये 39 है क्या है नहीं है, आगे पूरा डिटेल में हर आर्टिकल को डिस्कशन करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन सर सोशलिस्ट डीपीएसपी का एक ही मीनिंग है कि जब सभी के बारे में सोचा जाए तो क्या है वो, अरे क्या है, सोशलिस्ट। जरा नीचे आना, टू टेक स्टेप्स इन, अब एक एग्जाम्पल है वहां पे, उसको देखना और सोच के देखना, कैसे हम ट्रिक नीचे बताएंगे बट फिर भी देख लो एक बार। टू टेक स्टेप्स इन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल वर्कर्स, तो सबकी बात हो रही है ना, तो सोशलिस्ट हुआ ना। अब इसको सोशलिस्ट को गांधीयन से कंपेयर करो, तो ब्रैकेट बीच में आओ और गांधीयन में देखो क्या दिख रहा है। गांधीयन में दिखेगा आपको जो ग्राउंड लेवल की बात करे, ग्रास रूट लेवल की बात करे, जो कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव मतलब कंजर नहीं, मतलब कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है, हाँ मतलब बहुत लोग समझते हैं कंजर्वेटिव मतलब, ठीक है कंजर्वेटिव दोनों सेंस में यूज होता है, बट कंजर्वेटिव का जनरल मीनिंग होता है कि ग्रास रूट लेवल पे, बिल्कुल एकदम जीरो से जहां से स्टार्ट बात करें। गांधी जी ज्यादातर बात करते थे गांव की, विलेज की, ये सब का गांधी जी का ही दिया हुआ कि अल्कोहल नहीं चलना चाहिए गाँव में, ये वो। तो सर जो गांधी जी की बात है तो ग्रास रूट लेवल पे सोचना, और सोशलिस्ट की बात है तो सबके बारे में सोचना। एक एग्जाम्पल नीचे है, देख लो आइडिया लग जाएगा। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स इन रूरल एरियाज एंड प्रमोशंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री विथ कोऑपरेटिव्स इन रूरल एरिया। तो गांव की बात हो रही है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे बात हो रही है, तो ग्रास रूट लेवल पे जब बात हो तो कौन सा, गांधी है ना। जरा नीचे आ जाओ, टू प्रोहिबिट द इंटॉक्सिकेशन ऑफ अल्कोहल, और उसके बाद ड्रग्स इन विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, जो हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। तो बेसिकली इनका आप देखोगे गुजरात में जाओगे तो गुजरात को ड्राई स्टेट्स बोला जाता है। ड्राई स्टेट्स क्यों, क्योंकि सर ये नहीं चलता वहां पे, आपको मिलेगा नहीं जल्दी वहां पे, ठीक है, मतलब वहां आप यूज भी नहीं, ठीक है पीते हैं लोग, लेकिन सर आपको ऐसा वो पिल्ली वहां पे नहीं मिलेगा। एक मूवी है 2 स्टेट्स, देखो 2 स्टेट्स, हाँ आलिया भट्ट का है, 2 स्टेट्स मूवी है, तो एक्चुअली किताब पे लिखा हुआ है, वो किताब जो लिखे हैं उसके ऊपर वो लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं। राइट साइड में देखना लिबरल और दिख रहा है, लिबरल और इंस्टीट्यूशनल दिखेगा, जो दोनों के अंदर नहीं होगा वो इसमें होगा, मतलब जो ना सोशलिस्ट हो ना क्या हो ना गांधीयन हो, कौन होगा, लिबरल। नीचे आ जाओ, अब टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, ना तो ये इक्वल में है ना ना तो इक्वल में है ना गांधी में, देन ये यहीं आएगा। एक और एग्जांपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
सर यूनिफॉर्म सिविल कोड कल बताया था मैंने कि सब धर्म को मिला के उसमें जो अच्छा अच्छा था एक कॉमन बात बता गया, क्योंकि हर धर्म की बात मानेंगे तो सर विवाद हमेशा होगा। तो हमने क्या बने बोला कि शादी के क्या किया कि सर शादी तुमको ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करो, लेकिन हमने एक नियम बना दिया कि 2 बार घूम लिए तो बात हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब 2 बार अगर घूम लिए बात हो गया तो ठीक है, बाकी अब 10 बार घूमना 12 बार घूमना तुम जानो। लेकिन सर हमने क्या किया, एक कॉमन चीज बना दिया। समझ पा रहे हो? तो कॉमन चीज बना दिया तो क्या हुआ, वो सर ना तो ऐसा देखा जाए कि हमने किसी एक धर्म का लिया, ना ही सबका धर्म का लिया, हमने एक ऐसा कॉमन थीम बनाया जिससे कि कोई भी आए और इस नियम को पालन कोर्ट या लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जरा नीचे आना, एक ट्रिक लिखा होगा, ट्रिक दिख रहा है? तो ट्रिक में अगर क्वेश्चन पूछता है, एक स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट देके पूछता है कि इसमें से बताइए कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन सा, उसके बाद पूछेगा डीपीएसपी है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा डीपीएसपी है कौन सा नहीं है। तो ट्रिक सिंपल सा है, यहां देख लो नीचे एफडी दिख रहा है और इधर डीपीएसपी दिख रहा होगा। ट्रिक सिंपल है कि क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है। अगर सिटीजन इंप्लीमेंट करे देन फंडामेंटल ड्यूटी होगा, और अगर सर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे, डीपीएसपी में राइट साइड में देख लो क्या बोला, फिर क्वेश्चन सेम पढ़ो, अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है तो क्या हो जाएगा, डीपीएसपी। तो सर क्वेश्चंस पढ़ के आपको आइडिया लगाना होगा कि गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है या कौन कर रही है, सिटीजन। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं और सोच के बताना, ठीक है? पहले ट्रिक क्लियर हो गया। ट्रिक क्या क्लियर हो सर, अगर सिटीजन अगर कर रही है कोई चीज तो सिटीजन कर रही है, सिटीजन का कर्तव्य है, तो सर वो क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। और अगर गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो क्या हो गया, क्या हो गया, डीपीएसपी। क्लियर है यहां तक? अब मैं एक बात बोल रहा हूं, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, जैसे लाल किला है तो लाल किला को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, मैंने एक स्टेटमेंट बोला, अब बताना ये डीपीएसपी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी। हाथ खड़े करना, कितने लोगों को लगता है? अच्छा एक बात बता, तुम लोग से कितने लोग जाके रंगाई पोताई करते हो लाल किला का? रंगाई पोताई करते हो? कोई नहीं। सर प्रोटेक्ट बोला हूं मैं, प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट तो गवर्नमेंट ही करेगी ना, तुम जाके पुताई करोगे क्या? वो तो गवर्नमेंट ही करवाएगी। आप समझ पा रहे हो? आप क्या कर सकते हो, आप सर जाते हो तो 2 चीजें, दोनों आप नीट एंड क्लीन उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करोगे। दोनों में फर्क है, प्रोटेक्ट करने में और उसके बाद साफ सफाई करने में, दोनों में फर्क है। खैर थोड़ा नीचे देखो, एक मजा आएगा, अभी खुद क्लियर हो जाएगा एक और एग्जांपल से। देखो एग्जांपल वहां देखो ध्यान से, मैंने लिखा है इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, अगर सिटीजन इंप्लीमेंट कर रहा है एफडी। हेयर पर्सनल वर्ड्स आर यूज्ड इन इनफॉर्मल वर्ड्स, अगर काफी पर्सनल वर्ड यूज हो रहा है तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है? पर्सनल वर्ड्स, जरा नीचे आना, क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल, टू चेरिश एंड वैल्यू द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। अब मैंने बोला कि फ्रीडम फाइटर की इज्जत करनी चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, डीपीएसपी की फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो सर फंडामेंटल ड्यूटीज है, अपना अंदर से फील होना चाहिए फंडामेंटल। तो फ्रीडम फाइटर आप चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह की बात करें तो सर वो तो इज्जत आपको करना चाहिए ना। तो ये डीपी गवर्नमेंट ही खाली ठेका लेकर रखी है। तो सर आप समझ पा रहे हो क्या है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जा रहा है कि सर यहाँ सिटीजन्स का मूल कर्तव्य हो रहा है। तो ये क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जरा एक स्टेप नीचे आओ और जीवन का आनंद लो। मैंने लिखा है टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड और कॉल्ड अपॉन। इसने 2 चीज बोला है, खैर इसको अभी रुक जाना, पहले राइट में आ जाना तब इस पे आना, क्योंकि तब ज्यादा क्लियर होगा। मैंने लिखा है इनफॉर्मल वर्ड यूज होगा कहाँ, फंडामेंटल। इनफॉर्मल समझते हो? इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मल जैसे लेटर होता है, लेटर 2 तरीके का होता है, एक इनफॉर्मल लेटर एक फॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर वही नाना चाची ताई मम्मी पापा ये लोग को लिखते हैं, और फॉर्मल होता है ऑफिशियल प्रिंसिपल कॉलेज ये वो फलना डिगाना, ठीक है? आना जा रहा। तो फॉर्मल वर्ड डीपीएसपी में यूज होगा। अब उसमें देखना इम्पर्सनल या नॉट पर्सनल वर्ड्स यहाँ यूज नहीं होंगे, कहाँ, डीपीएसपी में। नीचे के एग्जांपल है देख लो, टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। आप खुद सोचो, बोला गया है कि हम प्रोमोट करेंगे इंटरनेशनली शांति हो और कोऑपरेशन करे, तो ये गवर्नमेंट करेगी, तुम जाके कर लोगे? सीधी सी बात है ना। अब सर समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए। अभी नीचे आना जरा, नीचे तो आपको आओगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा उसको समझ लेना। टू प्रोटेक्ट नेशनल मॉन्यूमेंट्स इन डीपीएसपी, हम जाके पुताई थोड़ी ना कर रहे हैं, वहां दिख रहा, लिखा होगा, मैंने लिखा है उसमें। अरे हाँ है ना, नहीं दिख रहा है क्या? सर वो लिखा हुआ है नोट्स में, थोड़ा सा बनाया हुआ, आपको याद हो जाएगा। हम जाके पुताई उताई नहीं करते हैं, कहाँ पे? अब जरा नीचे आना, टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड और कॉल्ड अपॉन। जब अगर देश पे खतरा हो और देश वाले अगर बुलाए, मतलब गवर्नमेंट बुलाए कि चलिए सेना में चलिए, तो जाओगे कि नहीं जाओगे? सर तो वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ, और डीपीएसपी नहीं हुआ। सर नीचे आना जरा, गवर्नमेंट का तो काम है नेशनल सर्विस का, सो उनको थोड़ी बुलाएंगे, सिटीजन को बुलाएंगे व्हेन रिक्वायर्ड, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज।
अब जैसे पहले के समय में क्या होता था कि सर लड़ाई हो रही थी और 1962 के भी इनफैक्ट 65 में भी, तो सर लोग कितने सारे लोग को भर्ती कर दिया। अन्ना हजारे का नाम सुने हो? तो सर अन्ना हजारे को बुला लिया गया ऐसे ही, जबकि उनकी हाइट वेट और उस हिसाब से वो फिट नहीं थे आर्मी और डिफेंस में, फिर भी क्योंकि उस समय जरूरत थी तो सर बुला लिया गया। और देश की जब जरूरत है तो जाना चाहिए ना यार, सीधा सी बात है। तो फंडामेंटल हमारा क्या है, ड्यूटीज है, वो अंदर से आना चाहिए, सीधी सी बात है। पेज नंबर 55। तो सर डीपीएसपी कितने टाइप के हो गए? 3। तो पहला कौन कहा? सोशलिस्ट, जो सबके बारे में सोचे, दूसरा गांधीयन और तीसरा लिबरल। तो सोशलिस्ट जो सबकी बात करे, इक्वलिटी के, ऑल 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 वर्ड यूज हो। गांधीयन क्या है सर? ग्रास रूट लेवल पे बात करे। और सर तीसरा क्या है? लिबरल, जो ना इधर हो ना उधर हो, ठीक है, तो सर आगे हो, तो उसको हम बोल देंगे क्या? लिबरल। अब उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को पहचानने का एक ही तरीका है कि पर्सनल वर्ड्स देखो। और उसके बाद क्या है आपका? डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी में देखो गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी। अब जरा आना पेज नंबर 55 पे, और कुछ वहां पे है देख लो। मैंने लिखा है टू प्रोटेक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड इफ compassion towards this is written then it is fundamental duty, other way it will be DPSP। देखो compassion मतलब होता है सहानुभूति। अब compassion मतलब है सहानुभूति। पहले बोला गया क्या कि सर देखो यहाँ पे टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। सर प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट को, वो वाकई जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन आगे आ गया कि उसके प्रति सहानुभूति रखना ये खाली गवर्नमेंट का काम है? नहीं सर। तो जब पर्सनल वर्ड्स इस्तेमाल हो जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, जब ऑफिशियल या फॉर्मल वर्ड इस्तेमाल हो तो क्या होगा? डीपीएसपी। जरा नीचे आओ, और एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देख लो एक बार। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द हेरिटेज कल्चर। तो सर किसी भी कल्चर को उसको वैल्यू करना क्या है? वो फंडामेंटल ड्यूटीज। नीचे आओ। टू प्रोटेक्ट नेशनल मॉन्यूमेंट, डीपीएसपी। Focus on words and then decide FD or DPSP. Now the important thing between DPSP and fundamental right is started. अब जरा यहां से जीवन का आनंद लेना, और उसके बाद सर आनंद ही आनंद है फिर, और आप बनने वाले हैं देवानंद। सच्ची बता रहा हूं। अब एक बार केस जो है रिपीट एक बार कर लो। तो शंकरी प्रसाद था, शंकरी प्रसाद में भी बोला गया कि सर लॉ जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। अब दूसरा उसके बाद सर ये क्या चल क्या रहा है? चल सिंपल ये रहा है इधर, बेसिकली अगर थोड़े शब्दों में बोलोगे तो क्या चल रहा है सर? लड़ाई तो सिर्फ इसी बात की है ना कि फंडामेंटल राइट्स जो ये है 13 क्लॉज 2, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी भी लॉ में पावर नहीं है कि किसी का फंडामेंटल राइट्स क्या करेगा? वायलेट करेगा। लड़ाई तो इसी बात की चल रही है। सर देख के देखो, मुझे ईमानदारी से इधर देखो और समझो, क्योंकि नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। सबसे कमाल की बात क्या है कि सर आप देखो इधर, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स को आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से खत्म करना चाह रहे हो ना। मतलब मोटे मोटे तौर पे आप यही चाह रहे हो कि सर फंडामेंटल राइट जो 13 क्लॉज 2 बोलता है कि वायलेट नहीं करे, हम ये चाहते हैं कि किसी का फंडामेंटल राइट जो 13 क्लॉज 2 दे रहे हैं इसको किसी तरीके से हम क्या करें? खत्म। तो एक तरफ आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हो? खत्म। यहां तक समझ में आ रहा है? सारा लड़ाई इसी बात का है। अब ये फंडामेंटल राइट्स आगे चल के ना फिर केशवानंद भारती केस में चेंज होगा, लेकिन सर देखो एक ही टाइम पे, ज्यादा गैप नहीं, एक ही समय पे, एक ही चीज पे गजब गजब के डिसीजन लिए गए हैं। एक ही चीज पे, मतलब मूल रूप से आप सिर्फ ये दिमाग में रखो कि फंडामेंटल राइट यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका वैल्यू क्या कर रहे हैं हम? कम। अरे जोर से बोला, ऐसा नो। अब सर आपके पास दो सिचुएशन इधर देखना, और ये सिचुएशन पूरे आपको गजब का, साइकोलॉजी में एक थ्योरी होता है सैंडलर्स थ्योरी। मित्र अब देखना, अब वो साइकोलॉजी में सैंडलर साहब क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि मानिए आपने सर क्या किया, नया कार खरीदा, चलो मेरे लिए खरीद दिया कार, ठीक है। अब मेरे लिए कार खरीदा, कोई अमीर थे, बोला सर ले जाओ आपके लिए थार ले आए। अब सर थार लेके आ गए आप, अब 4 चक्का था उसमें, लेकिन सर ट्रैक्टर का चक्का था। अब इसके पास गाड़ी सर मस्त निकाले। अब मैं बोला मैं चलाऊंगा, लेकिन आप बोला नहीं सर हम गिफ्ट दिए, हम ही को चलाने दीजिए ना। हमने ठीक है तो चला लिया सर। अब 2 रास्ते हैं। तो सर बेसिकली अभी क्या समझाने वाला हूँ देख लेना। तो क्या हुआ, आप सर चला रहे थे मस्ती में, पूरा नया नया गाड़ी था और हम भी बैठे हुए थे, तो आप सोचे सर को थोड़ा घुमाते आज, और घुमाते ऐसे कि दोबारा बच के आने का चांस कम ही रहे थोड़ा। तो सर बेसिकली इधर देखो, आप यहाँ गए, आप मान लो ब्रेक फेल हो गया है, चाबी भी बंद नहीं कर सकते, वो सारा सिचुएशन मान लो जिससे कि आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, ठीक है। कोई इसमें दिमाग में सर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इसलिए पहले ही बोल दिया। वो सारा सिचुएशन मान लो कि गाड़ी आपकी बंद होने वाली नहीं है। जैसे बॉलीवुड की है, बॉलीवुड में सर ब्रेक फेल हो जाता है, लेकिन वो लोग स्विच ऑफ नहीं करेंगे। भाई ब्रेक फेल हो गया तो स्विच ऑफ करो ना, गाड़ी जा ही रही है, ब्रेक फेल हुआ है ना, स्विच तो ऑफ करो, लेकिन नहीं।
तो ठीक है सर, मूवी का शूटिंग चाहिए तो जब तक गाड़ी जाएगी नहीं तब तक होगा कैसे? तो जरा देखो, तो वही आप यहाँ समझ लो सर, बॉलीवुड की गाड़ी है और लेके आप आए हो और इसका सर रुकने वाला काम है नहीं। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब इधर आप देख रहे हो क्या, सडनली ओई दद्दा, इधर 2 लोग हैं, इधर सर 20 लोग हैं, ठीक, और आपकी ब्रेक व्रेक सब फेल फाल है, गाड़ी रुकने वाली नहीं है। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप ए की तरफ जाओ या बी की तरफ जाओ। लेकिन सर मरना तो दोनों तरफ है, लोगों को मरना दोनों तरफ है, इधर भी मरना है इधर भी मरना है। तो आप लोग में से ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, सर इधर ही घुमा लेंगे, कम से कम 20 से तो अच्छा ना कि 2 मरे। किसी ने नहीं सोचा कि कुछ लोग बच जाए। खैर इस सिचुएशन मैंने आपको दिया ही नहीं है। तो बेसिकली इंसान क्या करता है कि सर 20 मरे उससे अच्छा क्या है 2 मरे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मैं कहना क्या चाहता हूं, पॉलिटी में यही होता है सर, जब भी कोई डिसीजन बड़ा होता है तो हर डिसीजन में क्या सब कोई खुश होते हैं? नहीं सर, तो सब खुश तो नहीं होंगे, और सबको खुश करने के चक्कर में गए तो फिर बेकार हो जाएगा। तो सर बेसिकली क्या है, जब कोई डिसीजन होता है, अब जैसे किसी स्टेशन का बनना है तो स्टेशन पे बनना किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी जमीन ले ली गई मान लो, और जमीन ले ली गई, हो सकता है वो जमीन है उसके पास, ठीक है, वाजिब कारण कुछ भी मिला हो, लेकिन वो बोलेगा हमारा दादा ले लेना, हमारा जुड़ा हुआ था कल्चर इसके साथ। तो होता है ऐसे, बहुत सारे ड्रामे होते हैं भैया, जमीन लेना इतना आसान नहीं होता और रेलवे का प्लेटफॉर्म बना देना बहुत उसमें होता है। तो बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूं कि आपने 2 को मारा कि 20 को बचाया। अब सोच के देखो, दोनों सेंटेंस में फर्क है। मैंने बोला आपने 2 को मारा या 20 को बचाया। तो सर बेसिकली आपने काम तो दोनों किया है, ठीक है, मतलब मारा है 2 को तभी तो 20 को बचाया। लेकिन सर फिर भी लोग आपको बोलेंगे ना कि हाँ चलो बढ़िया चलाता है ये, 20 को तो कम से कम नहीं मारा। तो बेसिकली इसी बात पे पूरा का पूरा डिबेट है कि सर कहीं कहीं आपको ये दिखेगा कि फंडामेंटल राइट से बड़ा हो गया है डीपीएसपी, और ये सर पूरा एक्सीडेंटल है। अभी मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है। और कमाल की बात यह है कि सर आपको अभी पता चलेगा कि सर ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो डीपीएसपी से भी कमजोर हैं, और डीपीएसपी काफी पावरफुल हो गया है। और एक कमाल की बात है कि सिचुएशन एक ही समय दोनों चल रहा है। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ सर, उसी के बाद संगरी प्रसाद केस हुआ, उसी समय, उसी से जस्ट 1 साल पहले की बात है। और उसी से 1 साल पहले की बात देखोगे तो वहां आप ये देखोगे, एक तरफ हम फंडामेंटल राइट की वैल्यू को कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम फंडामेंटल राइट के वैल्यू को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अभी देखते जाना क्या है सर, मजा आएगा। तो प्लीज एक बार पेज नंबर आप उस पर रहेंगे और उसके बाद ध्यान से देखेंगे। पेज नंबर 55 पे एक बार देख लो, मैंने वहां लिखा है सो इफ आई गो राइट 1 पीपल एंड 10 steps लेफ्ट 10% वहां। बेसिकली वहां क्या करना है सर, 10 इज ग्रेटर देन 1। कंक्लूजन में देख लो, इसी तरह डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने से लाइक इंडस्ट्री का सेटअप होगा तो 2-3 फंडामेंटल वायलेट तो होंगे। सर अगर आप जाते हो इंडस्ट्री का सेटअप करने तो कुछ लोग तो हैं जिनका घर खत्म होगा, झुकी झोपड़ी तो साइड करना ही पड़ेगा ना सर, ऐसा थोड़ी सेटअप हो जाएगा। तो सर अगर वो सेटअप हो जाएगा तो वही बात है, लेकिन आप ये देखोगे कि उससे ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। अब ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ज्यादा है फिर। तो किसी का जमीन अगर 2-3 लोगों को आप मारे हैं, यहाँ मारना सब थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी एक थ्योरी है, और थ्योरी एकदम क्या है, सॉलिड थ्योरी है साइकोलॉजी का, सैंडलर्स का। तो बेसिकली क्या होता है कि ज्यादा को बचाने के लिए आपको 1-2 को मारना पड़ा है। अब जरा नीचे आना और देखना, उसमें एक चीज लिखा है, हमें अच्छा लगे ना लगे बट सरकार तो ऐसा करती है, चाहे यूएसए की हो चाहे इंडिया की हो, कोई भी सरकार, उसको करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एक रोड तो छोड़ो, एक अगर घर बनाना होता है ना, एक घर बनाने में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, एक पार्क बनाने में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि सर आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते। सुन पा रहे हो? आना जरा नेक्स्ट, और समझना। बोर हो गए क्या? सुनना जरा। तो पेज नंबर 56 पे आना और यहां से सर कहानी शुरू है, और जीवन का आनंद लेना, ठीक? तो जीवन का आनंद लेने के लिए रहना तैयार। अब देखना एक मिलेगा नीचे, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम केस 1950। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम केस, आज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम केस, ठीक है? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा? ईयर क्या दिख रहा है? 1950। क्या दिख रहा है? 1950। चलो जीवन का आनंद लेना थोड़ा। तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम केस, उससे पहले 2-3 बातें आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद समझना। ऊपर में देखना, ऊपर में यहाँ पे 2 तरीके की बातें होंगी। हालांकि आर्टिकल का मैं सेपरेटली डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन समझ लो
एक है यहाँ पे 39B और एक है 39C, दिख पा रहा है ऊपर में, देखना एक ब्रैकेट में दिख रहा होगा। अब 39B 39C है। अब उसके बाद ये आगे बताऊंगा मैं आपको, ये दो चीज अभी दिमाग में पहले रखना है, ये क्या है क्या नहीं है। 39B में मुझे कोई बताओगा क्या लिखा हुआ है? हाँ, रिसोर्सेज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो रिसोर्स होना चाहिए कि सब में क्या होना चाहिए, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना। और ये सर कौन सा, किसका आइडिया है? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट है ना कि गांधीयन है? सोशलिस्ट है। अब सर वापस आना, अब दूसरा 39C में क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मस्ट बी प्रिवेंटेड, मतलब किसी एक के पास पूरा का पूरा धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए। बात देखोगे तो मिलता जुलता तो दोनों है, लेकिन सर दोनों में फर्क है फिर भी। एक है कि हम किसी के पास धन इकट्ठा होने ही नहीं देंगे, और दूसरा क्या है कि जिसके पास है उससे लेके सब में बराबर बांट देंगे। समझ पा रहे हो? मतलब हम पहले तो धन इकट्ठा होने ही नहीं देंगे, और अगर किसी के पास है तो उसको बराबर बांटेंगे। तो किसी के पास है बराबर बांटेंगे तो 39B, और सर 39C है कि हम किसी के पास क्या है, होने ही नहीं देंगे। सुन पा रहे मेरी बात? अब सर ये दो बात दिमाग में रखना, क्योंकि जीवन का आनंद यहीं से आएगा। तो वापस आना और नीचे थोड़ा पढ़ लो। तो मैंने बोला है एग्जाम्पल, व्हेन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इम्प्लीमेंटेड देन एक इंडिविजुअल्स की फंडामेंटल राइट टू रिलीजन पे फर्क तो पड़ा, लेकिन यूसीसी से देश का फायदा है। तो फिर क्वेश्चन इज विच इज बेटर, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट? सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट। खैर नीचे आएंगे। नाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज, सबसे बड़ा रिसोर्स तो लैंड है। अब सबसे बड़ा रिसोर्स अगर लैंड है, और अगर गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट लैंड सो दैट द रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके एंड वेल्थ कंसंट्रेशन भी ना हो, देन फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 14, 19 एंड आर्टिकल 31 गेट्स वायलेटेड। सो लाइक दिस रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग इन 1950। समझना, इधर मैंने बोला कि इधर क्या बोला कि रिसोर्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बोला ना कि सर रिसोर्सेज को बराबर भागों में बटा हुआ होना चाहिए। अरे सुन पा रहे हो? लेकिन सर अभी माइकल सैंडलर्स थ्योरी में क्या बोले थे, जब रिसोर्सेज को बराबर आप बांट रहे हो इधर इधर इधर, तो किसी से लोगे तो उसका राइट टू जो आपका प्रॉपर्टी उस समय जो था वो वायलेट हुआ, प्लस मेहनत उसकी आपने फिर उससे क्या किया, ले लिया। तो सर आपने उसकी भी तो अपनी जो उसकी थी क्या, उसकी जो राइट्स थी उसको हटाया नहीं हटाया? उसकी राइट्स को तो आपने वायलेट किया ना। सर वही तो बात बोला कि 2 को आपने मारा 20 को बचाया। तो सर आप जब प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उस आदमी का पर्सनल राइट भी तो जा रहा है, उसका जो अपना अधिकार हो तो जा रहा है। और दूसरा सर ये आर्टिकल कौन कौन सा मैंने बोला है, 14, 19 और कौन है 31। अब एक उसमें 21 जो है ये आगे पढ़ाऊंगा, ये है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब आपको क्या है, जीने का अधिकार और आप आजाद हैं। अब ये सब कुछ नॉर्मल से दिमाग में रखना, क्योंकि इस पर डिटेलिंग जाएंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे, डिटेलिंग आगे आएगा। तो आप किसी इंसान से अगर उसका ले लेते हो, इधर 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 देखो, इधर मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी पढ़ाया था। क्रिप्टो करेंसी में मैंने बोला था कि सर क्लोज कर दिया गया था, तो उस समय इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि सर हमारा भी तो अधिकार है बिजनेस करने का ओपनली, हमारा भी तो अपना अधिकार है ना, तो वो अधिकार तो उनका वायलेट हो रहा है। लेकिन सर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम एज कि सर आप दूसरे को देने के लिए किसी एक या दो का, सैंडलर्स थ्योरी क्या बोल रहा है कि सर आपने 20 को बचाने के लिए 2 को मार दिया। तो कभी कभी सर ये पॉसिबल क्या हमेशा है चीज, क्योंकि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपने सर 20 को बचाया है, 2 को मारा नहीं है, इसको अवॉइड करिए। तो उसी तरीके से ये 39B और क्या है 39C, ये 39B क्या बोल रहा है कि सर धन अगर किसी के पास है तो बराबर भागों में बांटा जाएगा, और ये बोल रहा है कि हम किसी के पास धन इकट्ठा होने ही नहीं देंगे। लेकिन इन सब में एक इंसान का पर्सनल लाइफ और लिबर्टी, उसका तो वायलेशन हो रहा है ना, अरे है ना। तो सर हमने वही बात दिमाग में रखना है कि 1-2 का वायलेशन होता है तो हो, लेकिन सर उसके बाद लाखों का फायदा तो होगा। समझ पा रहे हो? तो सर ये माइकल सैंडलर्स को समझना जरूरी है। अब जरा आना नीचे, अब इसका एकदम परफेक्ट आपको एग्जांपल मिलने वाला है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम केस। अब स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम केस पेज नंबर 56, और वहां पे 1950 में केस हुआ। स्टेट ऑफ मद्रास में ये फैसला गया, और स्टेट ऑफ मद्रास और उसमें रिजल्ट है, उसमें 2 चीज बोला गया। स्टेट ऑफ मद्रास का ये कहना था कि डीपीएसपी दैट इज मद्रास गवर्नमेंट फेवर्स डीपीएसपी। मद्रास गवर्नमेंट का क्या था, सिंपल, उसने डीपीएसपी को फेवर किया। अभी देखना, भी समझ में आएगा लास्ट तक। ब्रैकेट राइट में देख पा रहे हो, राइट में क्या है बताना जरा। चंपकम सेड दैट फंडामेंटल राइट भी तो कुछ होता है। समझ पा रहे हो? मतलब सर
अभी आप थोड़ा नीचे आओगे तो एक और लाइन मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट सेड ऑल फंडामेंटल राइट्स इज ग्रेटर देन ऑल डीपीएसपी। यहां सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है? हेलो, इधर 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 रिलेट करना है। अभी सुप्रीम कोर्ट यहां क्या बोल रही है कि फंडामेंटल राइट्स बड़ा है, फंडामेंटल राइट्स ताकत है। और सर 13 क्लॉज 2 वहां फंडामेंटल राइट्स को अभी तो बताया किसके, शंकरी प्रसाद में फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा रहा है। और एक तरफ फंडामेंटल राइट्स को देख रहे हो क्या वैल्यू मिल रहा है। अब देखो, ज्यादा वक्त नहीं है, ये इंसिडेंस है सर, ये कोइंसिडेंस है जो अपने आप ही चल रहा है, कोई प्री प्लान्ड नहीं है। हम बस अभी डिसीजन वैसा ले रहे हैं जिससे सब तक जमीन पहुंच जाए। अच्छा बोल, मतलब जोर से बोलना, यस और नो, पहले बोलो यस, बोलो यस जोर से, एक बतागा से सर एनर्जी आएगा। भी समझना मैं क्या बोला हूं। शंकरी प्रसाद को अगर मैंने क्या बोला कि शंकरी प्रसाद में क्या बोला गया कि सर फंडामेंटल राइट्स जो भी चीजें जैसे भी हम तो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब मामला तो 13 क्लॉज 2 का है। और 13 क्लॉज 2 बोल रहा है कि सर नो फंडामेंटल राइट्स कैन बी वायलेटेड। और हम क्या कर रहे हैं, हमारा सारा मामला फोकस गवर्नमेंट का किस बात पे है कि किसी तरीके से ये हटाओ। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या चाह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू को क्या किया हमने, कम। और सर देखो ना, एक तरफ ये डिसीजन चल रहा है, दूसरी तरफ देखो फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी। आप समझ पा रहे हो? मतलब जहां जैसा फायदा हो रहा है उस हिसाब से नियम यहां चेंज हो रहा है। ये सर कोइंसिडेंस है, आपको कभी समझ नहीं आएगा, मैं भी बता रहा हूं इसलिए। अभी दिमाग में भी बताने के बाद आप कोइंसिडेंस ले, ये सब कुछ हुआ है, कनेक्ट कर जाओगे, याद हो जाएगा। तो एक तरफ फंडामेंटल राइट की वैल्यू कम और दूसरी तरफ क्या, ज्यादा। अब सर नीचे आना और उसके बाद जीवन का आनंद लेना, तो आपको एक लाइन मिलेगा वहां, इन रेफरेंस केरला हायर एजुकेशन बिल 1958। देखो आपको ना लक्ष्मीकांत या कहीं पे भी ऐसा मिल रहेगा लिखा हुआ INRE वर्सेज, ऐसा कुछ करके मिल रहेगा। यहाँ वर्सेज नहीं होगा, आप देखोगे तो वहां पे जब आप पढ़ोगे, पढ़वाऊंगा वहां पे लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी सब में तो इस तरह लिखा होगा INRE। तो इन रेफरेंस का मीनिंग क्या है समझना। जब भी कभी कोई बिल अगर गया है किसी के पास, मान लो गवर्नर के पास गया, किसके पास, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ने उस बिल को अपने पास रख लिया है ताकि प्रेसिडेंट से सलाह लेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन होगा, तब वहां पे वर्ड यूज होगा इन रेफरेंस, वहां वर्सेज यूज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे क्या है, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बोले, यहाँ बोले स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकम। जब भी इस तरीके का कोई बिल जो रखा हुआ है अभी और प्रेसिडेंट के पूछने के लिए या उनसे सलाह लेने के लिए रखा हुआ है, उसको वहां पे क्या यूज होगा, इन रेफरेंस। जरा देखो वहां पे तो क्या लिखा हुआ वहां पे, इन रेफरेंस केरला हायर एजुकेशन बिल 1950। यहाँ पे वर्सेज लिखा है क्या, नहीं लिखा है सर। अब नीचे आना, हेयर नॉट एक्स वर्सेज वाई, बिकॉज इन रेफरेंस मीन्स केरला गवर्नमेंट preserves the bill for president and president preserves the bill to take opinion from Supreme Court. That is in reference means generally presidential reference, that is president कई matters पे Supreme Court से opinion मांगते हैं। तो भैया आप ओपिनियन मांग सकते हैं, आपका हक है। तो सर प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट से बोला कि बताइए जरा इस पे क्या है क्या नहीं है। सुन पा रहे हो मेरी बात? तो सर अभी तो कोई वर्सेज हो ही नहीं रहा ना, अभी तो सर यही डिसाइड नहीं है कि किसके क्या है क्या नहीं चल रहा है, बिल क्लियरिफाई नहीं है। तो याद रखना, ये बार बार वर्ड ये परेशान करेगा ये आपको, INRE ऐसा ही मिलेगा आपको हर जगह। तो दिमाग में इसका मीनिंग क्या रखना है कि सर इन रेफरेंस, और जब प्रेसिडेंट सलाह, अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से लेने के लिए रखे या गवर्नर रखे कि प्रेसिडेंट से सलाह लेंगे, तो इन सारे प्रोसेस में हम क्या यूज करेंगे, इन रेफरेंस। अभी तक पढ़े स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकम, उसमें क्या देखे, फंडामेंटल राइट बढ़ा के DPSP, फंडामेंटल राइट बढ़ा के DPSP, फंडामेंटल राइट्स। एक तरफ फंडामेंटल राइट उधर कम हो रहा है, एक तरफ इधर वैल्यू ज्यादा हो रहा है। अभी देखते जाना, मजा आएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 57, इन रेफरेंस केरला हायर एजुकेशन बिल 1958। इसमें देखो दो चीज था, वहां लिखा हुआ मैंने, देखो गवर्नर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन। सुन पा रहे हो? सो तो नहीं रहना। चलो, सुप्रीम कोर्ट सेड बाबा मोड टाइप। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास सलाह लेने गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई ऐसा सलाह लो, ऐसा कुछ तुम लाओ जिससे कि फंडामेंटल राइट और DPSP में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अरे बाबा लोग नहीं ऐसा ज्ञान देते, ऐसा काम है मत करोगे तो आपस में परिवार में कुछ दिक्कत हो। आपके पास इसलिए आने के बाबा दिक्कत हो गया, तो बोल रहे हैं क्या, देखो दोनों मिलके चलो बाप बेटा। अरे समझ में, ज्यादा ऐसा परेशानी करने का नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला, देखो फंडामेंटल और DPSP मिलके चलो। अरे समझ में? अब सर ये बोल रहा है ये मिल के चलो, ये बाबा मोड टाइप बोल दिया, लेकिन सर बात अभी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जरा नीचे आओ और जरा देखो, थोड़ा मैंने लिखा है वहां पे, सुप्रीम कोर्ट सेड बाबा मोड टाइप की। भाई देखो फंडामेंटल राइट इज पॉलिटिकल राइट, बात तो सही है, फंडामेंटल राइट से पैसे थोड़ी ना आते, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, पॉलिटिकल राइट है। बस नीचे आ जाओ, DPSP इज सोशियो इकोनॉमिक। अब उसके बाद आगे आओ, नेक्स्ट,
फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी जितना हो सके उतना बैलेंस चले तो अच्छा है। ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट। आगे देखो, ऐसा कोई यूसीसी ही नहीं बनाओ जिससे किसी राइट टू रिलीजन को खतरे में आ जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट देन फंडामेंटल राइट ग्रेटर देन डीपीएसपी। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या बोल दिया कि लेकिन उस समय फंडामेंटल राइट को बड़ा माना जाएगा। किससे? कुछ समझ पा रहे हो? और उधर देखो क्या कह रहा है, फंडामेंटल राइट खत्म करो ताकि जमीन लो। दोनों तरफ भी देखते जाओ, ये सब कोइंसिडेंस है और ये जरूरत है। जरा नीचे आओ। अब 1969 1969 प्राइवेट बैंक कर दिया गया क्लोज्ड। अब सर देखना ध्यान से, इंदिरा गांधी का है सर, और 67 में ऑलरेडी गोलकनाथ केस हो चुका है। अब उनके गुस्से को तो उतारेगी ना। अरे सर सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा, इसलिए बोलो कनेक्ट करना। 1967 गोलकनाथ के केस ने क्या किया? पूरा डिसीजन रिवर्स। जो गवर्नमेंट चाहती है उसको क्या हो गया? रिवर्स। अब इंदिरा गांधी अपना गुस्सा निकालने के लिए आई और बोले सीधा पूरा प्राइवेट बैंक करो क्लोज। सर क्यों? इधर देखो, इसलिए क्योंकि उन्होंने का कहना था कि सर 39B और 39C के अकॉर्डिंग जब तक बैंक नेशनलाइज्ड नहीं होगा तब तक सभी तक पैसे नहीं पहुंच सकते और तब तक सभी का खाता नहीं खुल सकता। क्योंकि प्राइवेट बैंक रहेगा तो प्राइवेट बैंक में सभी नहीं जाएंगे। लेकिन मामला तो कुछ और था सर, मामला तो अपना ईगो निकाल रही थी वो, लेकिन फिर भी उनका बोलने का जो हवाला था वो भी थोड़ा लीगैलिटी तो था ही। ऐसा ही होता है लड़ाई। उन्होंने क्या बोला? 39B के अकॉर्डिंग हम सबसे लेके और बराबर भागों में बांटेंगे। सर अगर प्राइवेट बैंक क्लोज करोगे तो किसी का बिजनेस तो आप क्लोज कर दिए, तो उसका राइट टू लाइफ और लिबर्टी वो तो खत्म हो गया ना। मतलब जीने का अधिकार और राइट टू लाइफ और लिबर्टी, जीने का अधिकार और जो कुछ भी करने का जो अधिकार है उसका, वो तो आपने हनन कर दिया। तो फंडामेंटल राइट क्या हो गया? वायलेटेड। अब देखना गजब गजब का, देखो सुप्रीम कोर्ट पता है क्या बोल रही है? जैसे ही इन्होंने ये बोला कि प्राइवेट बैंक क्लोज कर देंगे, ये वो क्लोज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सुनो एक वर्ड इस्तेमाल बोल रहा हूं, सुनते जाना, प्रीवी पर्सेस। प्रीवी पर्स। ये प्रीवी पर्स मतलब क्या होता है? देखो, कुछ जब हम लोगों ने बोला कि राज्य से जब जुड़ रहे थे, राज्य को क्या मन से जुड़ रहे थे हमसे? अब तो पता है ना सर, इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म, तो वो लोग बिना मन से हमसे जुड़ रहे थे। तो उस समय बोला गया कि देखो तुमको क्या चाहिए? राज्य से पूछा गया, माना सर तुमको क्या? जो बोला कि सर हमको नहीं होगा तो पेंशन देते रहिएगा महीने का, साल कर का। अरे ऐसा भी तो हुआ ना, इतना आसानी से तो साम दाम दंड भेद सब यूज हुआ है उसमें सर, गोली बंदूक पैसा सब हुआ है। तो बेसिकली क्या है सर, उस समय बोला गया कि राजा महाराजा को पेंशन दिया जाएगा और कुछ मोटी रकम दी जाएगी महीने महीने, साल भर, ऐसा समथिंग, बस समझ लो। उसी को बोलते हैं प्रीवी पर्सेज। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है? इधर इधर इधर, अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इधर देख लो, ये 39B ही आता है डीपीएसपी के अंदर, अभी समझना। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर 39B बोल रहा है कि सर अगर धन जिसके पास है उससे लेके बराबर भागों में बांटा जाएगा, तो राजा महाराजा से लीजिए ना। और दूसरा क्या बोले कि आपको धन इकट्ठा नहीं करने देंगे, तो सर आप प्रीवी पर्स काहे दे रहे हैं? क्योंकि राजा महाराजा तो पहले से हैं, उनके पास तो सब कुछ है ना। अरे सर समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सर देखो बारीकियां, सुप्रीम कोर्ट ने भी नब्ज पकड़ा और वो भी नब्ज पकड़ा। उनका कहना था कि आप चाहते हैं कि सर बराबर भागों में बांटा जाए, तो ठीक है ना, तो आप प्रीवी पर्स को क्यों उनको दे रहे हैं? और दूसरा आप ये भी चाहते हैं कि किसी के पास धन ज्यादा ना हो, तो फिर भी आप क्यों दे रहे हैं? सुन पा रहे हो? तो सर प्रीवी पर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कैंसिल। लड़ाई देखो, अभी बोला प्रीवी पर्स मस्ट बी क्लोज्ड, और इधर से उन्होंने ये पास करा दिया कि फंडामेंटल राइट में ये दोनों उन्होंने क्या पास करा दिया? इंदिरा गांधी ने पास ये करा दिया सर कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में लड़ाई में बोलते प्राइवेट बैंक क्लोज, इसने बोला प्रीवी पर्स क्लोज, सुप्रीम कोर्ट ने। देखो ये चल रहा है एकदम दुश्मनी वाला, वही बोला दोस्त दोस्त ना रहा। अब सर यहां पे देखना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रीवी पर्स करिए क्लोज, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर बकायदा पास करके, और ये सब क्यों हो पा रहा है सर? रूल 3 रूल 4, रूल 4 में क्या? इंटर चेक्स एंड बैलेंसेज। तो सर आप चेक करिएगा तो भी तो चेक आपको करेगा ना। और कमाल की बात है कि गवर्नमेंट को प्रीवी पर्स क्लोज करना पड़ा, लेकिन सर गवर्नमेंट के साथ एक प्रॉब्लम तो ये भी थी, इधर कमिटमेंट। सर जोड़ा तो उसी बेसिस में था, जोड़ा तो उसी बेसिस में था ना कि बेटा तुम मेरे साथ इसलिए जुड़ रहे हो क्योंकि हम तुमको महीने का पेंशन देंगे, साम दाम दंड पे यूज हुआ था। तो गवर्नमेंट भी तो गलत नहीं थी। लेकिन सर ऐसा चीज आप देखो, माइकल सैंडलर्स थ्योरी आप देखो तो सही कैसे चल रहा है काम।
माइकल सैंडलर थ्योरी में आप क्या करो, 2 को मार नहीं रहे हो, 20 को बचा रहे हो। अब गवर्नमेंट एक तरफ फंसे हुए इस बात पे कि सर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कमिटमेंट किया हुआ है आजादी के समय, जुड़ते समय, और आज फिर खुद बोल रही है कि हम धन इकट्ठा होने नहीं देंगे। तो वो पीस जरूर रही है, लेकिन फिर वही बात है सर, उसका जो ये कहना है ये गलत कहना नहीं है, क्योंकि वाकई में जमींदार लोगों ने तो लूटा बहुत है। तो गवर्नमेंट भी अपने जगह पे सही है और सुप्रीम कोर्ट भी अपने जगह पे सही है, गलत नहीं है। वो भी यही बोल रही है कि आप यही सपोर्ट कर रहे हैं जब 39B और 39C, तो फिर आप प्रीवी पर्स दे काहे रहे हैं। और गवर्नमेंट की मजबूरी है कि कमिटेड है, और जवाहरलाल नेहरू एकदम किए थे कमिटमेंट, चलो तुमको कितना 1 लाख। और ऐसे भी नशे में आदमी क्या है 4 फीट ऊपर होता है। कुछ समझ आ रहा है पहले? तो आप क्या देख रहे हो? देख रहे हो सर कि एक तरफ फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा रहा है, दूसरी तरफ वैल्यू मिल रही है। अब आगे आप इसी तरीके से देखते जाओगे कि डीपीएसपी बड़ा हो गया है फंडामेंटल राइट से, लेकिन सब नहीं। जबकि मैं ऑलरेडी बोला हूं कि फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट है, वो राइट ही इसलिए क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है। और अब देखो कुछ केसेस में जहां डीपीएसपी बड़ी हो गई है सर, किससे? फंडामेंटल राइट से। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो सर? थोड़ा नीचे आना अभी, और उसके बाद जीवन का आनंद लेना। 1969 प्राइवेट बैंक क्लोज, दैट इज ऑल बैंक नेशनलाइज्ड। गवर्नमेंट ने फ्रस्ट्रेशन निकाला ड्यू टू गोलकनाथ केस, क्योंकि 1967 में हुआ था ना, एंड रिवर्स हो गया था। गवर्नमेंट सेड दैट गवर्नमेंट बैंक रहेगा तो सबका खाता खुलेगा। भाई उनका देखो दिमाग, देखो दिमाग। और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, मतलब एक आदमी के पास धन जमा नहीं हो। अच्छा समझ आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूं, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं क्या? आना जरा आगे। नहीं, सो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड, बट दूसरी तरफ आप इंसान को प्राइवेट बैंक खोलने से मना कर रहे हैं, दैट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये सब आपको बताएंगे, दोनों राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 वो भी वायलेट हो रहा है। मैंने लिखा है दिस इज जस्ट भड़ास, देख पा रहे हैं? ये सब सर भड़ास है, बाकी नीचे आते जाइएगा। बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि आपका हक है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बट जिस तरीके से आपने किया है वो गलत है। सो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक रद्द कर दिया, तभी तो आज प्राइवेट बैंक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेटा ऐसा कर नहीं सकते आप, क्योंकि सर किसी और का फंडामेंटल राइट भी तो क्या हो रहा है, वायलेट। अच्छा एक तरफ फंडामेंटल राइट के मुखातिब हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी तरफ उधर का 1951 सब देखते तो जाओ, उधर देखो तो 1951 में क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट के वैल्यू को कम कर रहे हो। यहाँ आप फंडामेंटल राइट के एकदम चल रहे हो प्रवचन पे, बोल बच्चन कि सर फंडामेंटल राइट फंडामेंटल फंडामेंटल, और उधर क्या है, फंडामेंटल कोई चीज नहीं है। ये देखते जाओ सुप्रीम कोर्ट का एक ही आदमी का दोहरा नेचर। लेकिन सर ये यकीन मानिए इंटेंशन ऐसा नहीं था, ये सब को इंसिडेंटली हुआ है, ये सब को इंसिडेंस है सर, और कुछ नहीं है। वैसे वैसे सर लॉ आगे बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रहा मेरी बात? नीचे ना जरा, मैंने लिखा वहां पे देखते जाओ, रद्द कर दिया तभी तो आज प्राइवेट बैंक है। सुप्रीम कोर्ट सेड कि राजस्थान एंड हैदराबाद के प्रिंसेस को आप क्यों जबरदस्ती पैसा देते हैं, वी कॉल्ड इट एज ए प्रीवी पर्सेस, वहां देख लो लिखा हुआ है सब कुछ। तो सर सुप्रीम कोर्ट सेड कि क्यों हाँ, क्योंकि प्रीवी पर्सेस के शर्त पर ही तो इंडिया से जोड़ा था इनको, गवर्नमेंट ने कहा दैट इज स्टेट्स को। सो सुप्रीम कोर्ट सेड कि हम प्रीवी पर्सेस को भी बंद कर देंगे। अब देखो जरा, एंड जस्टिफिकेशन देंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, देन माधवराव सिंधिया फाइल्ड ए केस। अब माधवराव सिंधिया ने केस फाइल किया कि सर हमको ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम, हम तो इसी बात पे जुड़े थे कि महीने का हमको दोगे तुम, और आज बोल रहे हो कि नहीं देंगे। अब माधवराव सिंधिया ने केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब जरा नीचे आओ, फाइल्ड ए केस एंड सुप्रीम कोर्ट ने वो भी केस बंद कर दिया और उसको भी रद्द कर दिया। देखते जाओ अभी भड़ास दोनों तरफ से चल रहा है, वो भी बंद कर दिया, दैट इज गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बट गवर्नमेंट ने इनको 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 368 ग्रेटर देन 13 और 25वां संशोधन में किया कि 39B 39C ग्रेटर देन 14, 19, 31। अब देखो 24th में क्या बोला जा रहा है, इधर देखो 36, ये दोनों एक ही साथ 368 ग्रेड। चलो सुन पा रहे हो सर, सुनना ध्यान से। तो माधवराव सिंधिया भी क्या, भाई सब नाराज हो गए कि हमसे तो आप इसी बात पे जुड़ाए थे ना कि भैया आप क्या बोलते हो कि सर आप पैसा दोगे तभी तो हम जुड़े थे, अब तुम भूल गए मेरे पापा गए तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जब केस हुआ और केस होने के बाद जब फाइल हुआ तो इधर गवर्नमेंट ने भी अपना भड़ास निकाला, बोला क्या 368 ग्रेटर देन 13 और सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया क्या। और दूसरा क्या बोला गया, 39B 39C ग्रेटर देन 14, 19 और
31। हालांकि देखो कोई भी आदमी का राइट टू लाइफ छीन लोगे, राइट टू एक्सप्रेशन छीन लोगे तो ऑटोमेटिक क्या है उसका 21 भी छीन ही जाएगा, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी 21 बोलता है, वो सबका मिक्सचर है। अरे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में लाइफ में तो सब कुछ आ गया, तो सर हो ही जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें 21 भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है 31 मेरे मूल अधिकार है, क्योंकि मूल अधिकार क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, तो अधिकार जा ही रहा था। 14 और 19 इक्वालिटी का अधिकार, फिर आपका एक्सप्रेशन का अधिकार, ये सब क्या है बताऊंगा डिटेलिंग में, अभी बस समझ लेना कि आप ना कुछ सर आपके अकॉर्डिंग तो सब कुछ बेकार हो जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट मुखालफत कर रही थी किसका, फंडामेंटल राइट्स का, कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। और सर इधर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 39 भी 39C होना चाहिए। याद रखो मैंने बोला था फंडामेंटल राइट से पैसे आते हैं कि डीपीएसपी से, तो सर 39 भी 39C क्योंकि प्रोमोट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डीपीएसपी का ही हवाला दिया जा रहा है। अरे है ना, तो सर ये प्रोमोट क्या किया जा रहा है 39 में 39C, जिससे कि धन नहीं हो, धन इकट्ठा नहीं हो और बराबर भागों में बांटा जाए। तो सर यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो होने दो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम केस में जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी। और यहां पे सर देखो क्या बोल रहा है गवर्नमेंट ने, बेटा डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। सुनते जाना, अभी लड़ाई चल रही है अभी, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट में भी चुप नहीं बैठेगी। अच्छा सुन पा रहे हो? अब ये सर एक ही टाइम पे अलग अलग काम कैसे हो रहे हैं, गजब किसका कास्म हो रहा है। अब जरा वापस आप देखो ये कौन समय की बात कर रहे हैं, हम लोग आगे आ चुके हैं लगभग, और केशव नंदा भारती केस 1973 अब इस लेवल पे आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। 1969 के बाद प्राइवेट बैंक क्लोज, प्रीवी पर सब चल रहा है ना 1970 तक, सुप्रीम कोर्ट भी हो चुका है पागल। और सुप्रीम कोर्ट पागल होकर 1973 में केशव नंदा भारती का ऐसा जजमेंट सुना देता है जहां से पूरा का पूरा गवर्नमेंट का पावर क्या हो गया, डाउन। अब गवर्नमेंट को फिर क्या लगा, अच्छा बुरा, तो सर 1976 42वां संशोधन फिर गवर्नमेंट कर देती है जबरदस्त। और ऐसे ऐसे संशोधन हुए हैं कि सब सोचने वाले नहीं है। अरे समझ पा रहे हो? है ना? आगे ना जरा नेक्स्ट, वापस जरा पेज नंबर नीचे आना और देखना, वहां लिखा है मैंने माधवराव सिंह ने फाइल्ड केस, देन गवर्नमेंट ने यहाँ पे निकाला इनको, और 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 368 ग्रेटर देन 13 और दूसरा 39 भी 39 ग्रेटर देन 14, 19 और 31 आगे आओ नेक्स्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन गोरखनाथ में, ले लीजिए आना देखना, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन गोरखनाथ में दिया था कि 13 इज ग्रेटर देन 368, क्योंकि वहां पे तो बेसिकली मीनिंग यही था, जरा नीचे आना, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड को गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिवर्स कर दिया। एंड ऑल वाज लाइक गोइंग इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल, एंड गवर्नमेंट क्लियरली सेड 39 भी 39 ही बड़ा होगा, भले ही फंडामेंटल राइट 14, 29, 31 वायलेट होता हो तो होने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। जरा नीचे आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। सर माइकल सैंडलर्स थ्योरी, 2-3 फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो होने दो, लेकिन सर लाखों लोगों को नौकरी तो मिलेगा। मतलब रेलवे में, और रेलवे का अगर यहाँ पे जमीन अगर लिया जा रहा है तो उनका तो फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, ठीक है वायलेट हो रहा है, होने दो आप, लेकिन सर उससे लाखों करोड़ों को रोजगार तो मिलेगा, आवाजाही में आसानी तो होगी। तो माइकल सैंडलर्स थ्योरी में क्या बोला, अरे याद है ना कि सर एक तरफ आप गाड़ी लेके जा रहे हो, और गाड़ी लेके जा रहे हो तो क्या हो गया, एक तरफ 2 लोग हैं, एक तरफ 20 लोग हैं, ब्रेक फेल हो चुका है, आप बंद भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई सिचुएशन है जिससे गाड़ी बंद कर सकते हो आप, सिंपल सा बात है आपको मारना ही पड़ेगा। तो आप 2 को मारोगे 20 को, इतना निर्दयी तो हो नहीं आप लोग कि 20 को मार दोगे, समझ में आ रहा है? बेसिकली अभी तक क्या पढ़ाया हूँ वापस सुन लो, क्या पढ़ाया हूँ अभी तक समझ लो। पहले मैंने पढ़ाया था डीपीएसपी, बोला था गाइड बुक। डीपीएसपी 3 तरीके का होता है, सोशलिस्ट, उसके बाद गांधीयन, लिबरल। तो सोशलिस्ट डीपीएसपी क्या होता है सर, जो सभी की बात करे, ऑल। गांधीयन ग्रास रूट लेवल पे बात करता है, लिबरल जो दोनों में से कोई बात नहीं करे। अगर पहचानने का तरीका चाहिए कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, कौन सा डीपीएसपी होगा, तो सिंपल एक बात याद रख लीजिए, जब पर्सनल लेवल पे बातें हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। जैसे कि बोला जाए कि सर फ्रीडम फाइटर्स की इज्जत करनी चाहिए, तो ये तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। लेकिन सर जब अगर बोले कि आपको प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट और फॉरेस्ट को, ठीक है, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट को, तो सर वो क्या हो गया, डीपीएसपी। लेकिन अगर उस एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के बाद एक और स्टेटमेंट लग गया, टू वैल्यू द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तो सर क्या हो गया, वो फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। मतलब वो डीपीएसपी में अगर आगे जोड़ दिए कि अरे वैल्यू तो हमें करना ही चाहिए ना उसकी, ठीक है। बाकी मैंने बोला कि प्रोटेक्ट दी मॉन्यूमेंट्स, लाल किला को प्रोटेक्ट करिए, तो सर ये डीपीएसपी है, क्योंकि रंगाई पोताई आप थोड़ी ना करोगे, वो गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अगर बोला जाए टू वैल्यू दी मॉन्यूमेंट्स,
तब क्या हो गया वो फंडामेंटल ड्यूटीज। तो डीपीएसपी को हम सडनली बदल सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर पर्सनल वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो। समझ पा रहे हो? तो सर ये 3 तरीके पढ़ा है मैंने। उसके बाद बताया आपको सर, उसके बाद 2 मैंने केसेस आपको बताए। पहला स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकम केस, उसमें मैंने बोला कि सर 2 चीज हुआ है, 39B और 39C। 39B में बोला गया कि जितना भी धन है उससे लेके सबको बराबर भागों में बांटा जाएगा। 39C क्या बोला गया कि सर धन हम जमा होने ही नहीं देंगे। आ रहा समझ में? ये 2 स्टेटमेंट था। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद फंडामेंटल राइट के मतलब कर रही थी मुखालफत कि फंडामेंटल राइट बड़ा होता है, यहाँ पे 39B 39C को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। सुन पा रहे हो? तो सर बेसिकली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 39B 39C बड़ा या छोटा? बड़ा या छोटा? तो सर यहाँ बड़ा है, और किससे बड़ा है? तो 14, 19 और 31। 21 ऑटोमेटिक है वायलेटेड, क्योंकि वो हो जाएगा आपका, दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इधर क्या गवर्नमेंट ने ऐसा बोला क्या कि ऑल डीपीएसपी इज ग्रेटर देन ऑल फंडामेंटल राइट्स? नहीं सर, ओनली 2, 39B 39C इज ग्रेटर देन 14, 19, 31 और 21 को भी आप जोड़ लो मेरे बात। क्योंकि 21 इज व्हाट? जब आपकी लाइफ, आपका बिजनेस करने का अधिकारी छीन लिया गया तो लाइफ एंड लिबर्टी ऑटोमेटिक छीन लिया गया। तो बेसिकली क्या सारे फंडामेंटल राइट से बड़े हो गया डीपीएसपी? नहीं सर, कुछ लिमिटेड। और क्या सारे डीपीएसपी बड़े हो गए फंडामेंटल राइट से? नहीं सर। तो जरा इसी चीज को आपको समझना है कि आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट से भी बड़ा है डीपीएसपी कुछ जगहों पे। जरा आगे नेक्स्ट और जीवन का आनंद लीजिएगा। तो उसके बाद नीचे वही पर है ना, मैंने लिखा है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो इधर नीचे आइएगा, 39B 39C बड़ा होगा, भले ही फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14, 19 और 31 वायलेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज डीपीएसपी इज ग्रेटर देन व्हाट? फंडामेंटल राइट्स। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रीवी पर्स फिर वापस गवर्नमेंट ने ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज किया था, गवर्नमेंट ने फिर अपना भारत नहीं किया। मतलब पहले गवर्नमेंट ने वादा किया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, फिर क्या किया गवर्नमेंट ने? ला दिया, बोला कि हम देंगे, वादा किए थे। नहीं तो सर सरकार भी तो गिर जाएगी, उसकी सरकार भी तो गिरेगी ना सर। अब स्टेट ने अगर आपसे ले लिया समर्थन वापस तो सरकार तो गिरने के पूरे सर आसार हैं आपके। अब जरा नीचे आ जाओ। मतलब पहले प्रीवी पर्स के शर्त पर ही सबको लाया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया और फिर गवर्नमेंट ने उसको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पास करा लिया। क्यों? क्योंकि सर 368 इज ग्रेटर देन व्हाट? 13। तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम केस, ये दोनों दिमाग में रखिएगा। एक तरफ डीपीएसपी क्या है, गजब का पावर गवर्नमेंट लग रही है कि डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। अब अधिकतर लोगों को क्या लगता है पता है, इसलिए मेंस का रिजल्ट क्यों नहीं आता, अधिकतर लोगों का प्री भी नहीं आता, क्योंकि उनको इस डेप्थ लेवल का पता ही नहीं है। अब सर उनको पता नहीं है, उनको ज्यादा लगता है कि फंडामेंटल राइट तो हमेशा बड़ा होगा ना, किससे? डीपीएसपी से। बट आगे आप पढ़ोगे तो देखोगे कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे सर डीपीएसपी बड़ा है, किससे? फंडामेंटल राइट से। और वहां पे आपको साइकोलॉजिकल थ्योरी वही ध्यान में रखना है कि सर 2 मरे तो मरे लेकिन 20 तो बचे। समझ पा रहे मेरी बात? तो साइकोलॉजी के थ्योरी के अकॉर्डिंग माइकल सैंडलर्स का जो थ्योरी है दिमाग में रखोगे और आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में वहां पे आपको दिमाग में हमेशा रखना है। ये जैसे आप देखोगे ना अकॉर्डिंग टू माइकल सैंडलर्स थ्योरी, एग्जामिनर समझ गया आप बोलना क्या चाहते हो। नहीं तो वहां पे ये नहीं बोलना सर हम गाड़ी चला रहे हैं ब्रेक फेल हो गया, 2 तरफ बकरी है 2 तरफ 10 बकरी है, ऐसा सर बोलोगे तो समझ लो आपके पास लिमिटेड वर्ड्स है, 150 250 में लिखना है। और यूपीएससी में इतना आपके पास वक्त नहीं होता है कि आप लिख सको, आपके पास मसाला दिमाग में जब तक आपके पास कंटेंट नहीं आएगा लिख कैसे पाओगे आप। और ये रेलवे उलियो क्या है सर, ये सब तो सब 1 वर्ड आंसर है इसमें। अगर रेलवे ये सब सर छोटे मोटे एग्जाम से आप यकीन मानो आप लोगों को बताया सही से नहीं गया है, बस इतने गलत तरीके से अप्रोच बता दिएगा, लगता है रेलवे भी बहुत बड़ा एग्जाम है। अरे एकदम मतलब समझ रहे हो। अभी आप जाके देखो तुच्चू सा लगेगा गारंटी। नीचे आना जरा, नीचे नेक्स्ट पेज नंबर 58 दिख पा रहा है? अरे है ना तो बोलो। चलो अब यहां पे देखना, देन इन 1973 दिख रहा है, देन इन 1973 कौन सा केस हुआ था? केशवानंद भारती केस। अब सर देखते जाओ ना, इधर देखो, इधर गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया, 39 को भी बड़ा बता दिया, प्रीवी पर्स वापस ला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट अच्छा आंख दिखाता है, आंख दिखाता है तो आंख दिखाता है तो आंख निकाल के गोटियां खेलूंगा। तो सर ये जो सुप्रीम कोर्ट का अब स्टेटमेंट आने वाला है, तो आपको क्या लगता है 1973 में सुप्रीम कोर्ट भड़ास निकालेगी? अरे है ना, निकालेगी तो निकालेगी। केशवानंद भारती केस में निकाल लिया भड़ास। सर ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर का लोचा लगाया, वही वाला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पता ही नहीं चल पा रहा है। हम जरा नीचे आना, देखना 1973 बोर तो नहीं हो रहे, सारी खत्म होने दो, मतलब सिर्फ यहां तक आपको खत्म होने में तो एकदम अजब किस्म का तसल्ली मिलेगा, सच्ची बता रहा हूं मैं। आ गया ना
1973 केस 1 अंडर केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, क्या बोला कि जुडिशियल रिव्यू तो हर हाल में होगा, सो गवर्नमेंट नाउ इन मूड टू टेक रिवेंज एंड दैट्स वाई 42वां संशोधन 1976 में फिर गवर्नमेंट ने भी किया। और वहां पे क्या बता दिया गया, ऑल डीपीएसपी इज ग्रेटर देन ऑल फंडामेंटल राइट। सर आप ईगो क्लासेस देखो, इंसान जो है आप देखो, पहले तो दो ही बोल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि सर बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला, अब गवर्नमेंट बोलिए अभी तो दो ही बोल रहे थे ना, अब सारा डीपीएसपी बड़ा होगा। समझ किससे, भाई बहन नहीं होता है, भाई भाई में अभी तो अभी कपार फोले नहीं हो अभी मारेंगे तुमको और ज्यादा। सर ये जो चल रहा है, सुना इधर, और आपको बताऊं ये क्यों चल रहा है, क्योंकि सर इंदिरा गांधी अगर 1971 में नहीं जीती रहती तो शायद इंदिरा गांधी का ईगो भी इतना हाई लेवल पे नहीं जाता। लेकिन मैंने बोला चूंकि इंसान जब कुछ हासिल कर लेता है तो उसको लगता है अरे तू कौन रे, इधर साइड है, तो थोड़ा गट फीलिंग आ गया है, तो सर इनको ईगो पे आ गया। देखो ईगो फीगो कुछ नहीं होता है, सुन पा रहे हो सर, सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया ऑल डीपीएसपी इज ग्रेटर देन ऑल फंडामेंटल। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं यार बड़ा फालतूपन हो गया ये। और सर देखो सारी लड़ाई और सारे झगड़े जो चल रहे हैं वो जबरदस्त तरीके से कोइंसिडेंशियल चल रहा है। सर जरा नीचे आना, लेकिन इसमें ईगो तो है, हम बड़े तुम बड़े, सर बड़े बड़े करने के चक्कर में ना बहुत कुछ लोग का नुकसान होता है। नीचे आना, नाउ द इंटायर डीपीएसपी इज ग्रेटर देन ऑल फंडामेंटल राइट, सो दिस इज द रिवेंज एंड गवर्नमेंट सेड कि ओके जुडिशियल रिव्यू अब करिए आप ठीक है, बैठ के करेंगे हम लोग। सर जो करना था गवर्नमेंट ने तो कर ही लिया, अब क्या बोल रही है कि बैठ के जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब क्या, जो भी हम कानून बनाए उस पर अब आप बैठ के जुडिशियल रिव्यू करिए। अब सर इतिहास सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलती है, बिकॉज इमरजेंसी भी चल रहा था और इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू कहां से होता, तो सर इसीलिए तो इतना इमरजेंसी लगाया और उसी बीच में सारा का सारा पास करा लिया। अब इमरजेंसी में आप क्या जुडिशियल रिव्यू करोगे, इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट बैठ ही नहीं सकती सर। इमरजेंसी में जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस हो और गवर्नमेंट उस पर अप्रोच करके करे तभी डिस्कशन होगा। जैसे आपका केस अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग और कोरोना में लॉकडाउन था, आप चाह के भी सर नाक में दम है आप कुछ नहीं जाओगे, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा तब तक आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप सोचो किसी का बेल मिलने वाला था आप सोचो कि परसों बेल मिलने वाला था, परसों बोल दिया लॉकडाउन हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट हो गया क्या बंद। सर वो इतना गाली दे रहा होगा और बहुत एग्जैक्टली और अभी आपको दिखेगा, ज्यादा नहीं, अभी आपको फिर से दिखेगा, इतने सारे केसेस आए सर वापस। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट एक दिन के लिए खोली सर हाहाकार मच गया पूरा, उसे सब फोन कर रहा था हमको निकाल। बेसिकली सर प्रॉब्लम है इसकी, इमरजेंसी लगाने का कारण यही था क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा नाच नचाया है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट सर कुछ कर नहीं पा रही। हम ये पता तो रहता है कि सर इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी, क्यों लगाई थी क्या अभी क्लियर नहीं हो रहा आपको सर, क्योंकि अगर इमरजेंसी नहीं लगाती इतना सारा कुछ जबरदस्ती करना इतना आसान थोड़ी है सर। सुप्रीम कोर्ट हर बार हस्तक्षेप करती, आप सोचो ना, सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल रही है प्राइवेट बैंक तुम बनाना चाहते हो, नहीं बोले नेशनलाइज करना नहीं, फिर प्रीवी पर नहीं, सब में मना कर दिया, गवर्नमेंट अच्छा रुक इमरजेंसी, उसके बाद सारा डीपीएसपी बड़ा हो गया, तो अब तो बोलते हो अब सर जुडिशियल रिव्यू प्यार से बोल रही है कि जुडिशियल रिव्यू करिए, सुप्रीम कोर्ट बोला इमरजेंसी लगा के कौन सा जुडिशियल रिव्यू होगा अब पार्लियामेंट ओपन होगा तब होगा ना। अरे सुन पा रहे हो सर, ये देखते जाओ आप, जबरदस्त तरीके का केस है, पढ़ाते ही नहीं है लोग। नीचे आओगे तो देखोगे आपको, इसीलिए इमरजेंसी जब खत्म हुआ तो सब अब तक गुस्सा शांत हो गया था, तो सर इसीलिए 1978 में वो जो ऑल डीपीएसपी ग्रेटर देन बोला गया, ऑल फंडामेंटल राइट, इन सबको सुधारा गया। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो सबको सुधारा गया, इसीलिए 1976 होता है नॉटी अमेंडमेंट और 1978 होता है जो गलती वहां हुई थी उसको सुधार लिया गया। समझ पा रहे हो, अरे है ना, बोलो आना नीचे। तो दूसरा एक चीज आपको दिखेगा, सो नाउ ऑल डीपीएसपी इज ग्रेटर देन 1419 बट ना सॉरी, अब उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया पहली बात, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी के कारण ही सारा लफड़ा था, लैंड का ही सारा लफड़ा था। तो 44वें संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को खत्म कर दिया गया कि बेटा रहेगा ही नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी, अब आ गया ना। तो सर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया गया। सो नाउ ऑल डीपीएसपी इज ग्रेटर देन 14 एंड 19, क्योंकि 31 को हटा दिया गया ना। अरे सर सुन पा रहे हो, मतलब अभी आपको याद करो जब शुरुआत के दिन क्लास लिया था तो मैंने बोला था कि हमारे में पार्ट 7 नहीं है, अरे याद है कि नहीं याद है?
तो पार्ट 7 इसलिए नहीं है क्योंकि वही जो लैंड रिफॉर्म है उसको पूरा कंप्लीट करके खत्म कर दिया गया। तो बेसिकली ये कौन से संशोधन में हो रहा है? 44वां संशोधन 1976, 78 ना, 4 + 4 8। 1971 में राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकारी हटा दिया, सीधा बोला गया सर अब जमीन का अधिकार वाला बात ही नहीं रह गया। सर सुन पा रहे हो? सर जब उसको हटा दिया गया तो किस रूल के अकॉर्डिंग लोगों के पास अभी रहता है? अभी रुक जाओ, अभी देखो, अभी राइट टू प्रॉपर्टी किसी रूल का नहीं है। अब दूसरा उसमें चीज है, अगर 6 राइट जितने सारे ये राइट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां आपको समझ में आएगा। 2-3 तरीके का है, जैसे एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और आपको राइट टू इक्वालिटी। फिर ये जो 6 पढ़ाऊंगा जब आपको, तो उस 6 में आपको वहां क्लियर होगा कि किसके अकॉर्डिंग आपका अपने संपत्ति पे अधिकार है। अभी यहां पे अगर इसको कोरिलेट करोगे तो ये चीज को समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। जैसी डिटेलिंग में जाऊंगा आर्टिकल 14 से लेकर, जैसे फंडामेंटल राइट्स का कितना आर्टिकल बताया था आपको, याद करो, बताओ। 12 से 35। तो सर वो 12 से 35 के बीच में जो मैं बताऊंगा वहीं पे सारा कुछ आ जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग आपका संपत्ति का अधिकार है। अभी बस इसको थोड़ा समझना, ठीक है। अब वापस जैसे ये 31 को हटाया गया कि सर राइट टू प्रॉपर्टी जो है इस 31 को ही क्या करो, खत्म। तो सर पहले था गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऑल डीपीएसपी इज ग्रेटर देन ऑल फंडामेंटल राइट। अब बोले नहीं बेटा 31 हटा दिए, गुस्सा शांत हो गया। ऑल डीपीएसपी इज ग्रेटर देन व्हाट, 2। कौन कौन सा, 14, 19। और जब 14, 19 हो तो 21 ऑटोमेटिक होगा ही होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सर गवर्नमेंट अभी यही बोल रहे, नीचे आना, सुन पा रहे हो? अब एक केस उसमें मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980, ये भी आपको मिलेगा। तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस 1980 में फाइनली 2 चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जुडिशियल रिव्यू तो बेटा रहेगा ही रहेगा, वो हटेगा नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो रहेगा रहेगा, ये तुम कुछ भी कर लो। दूसरा, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी एंड ऑल्सो बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ आगे ना वही बोले नहीं, केस करने से पहले लाठी होगा, लाठी निकाल, उसके बाद जब जमीन बिक जाता है तो बोलता है यार देखो भाई, बैठते बाहर दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, बोलता हाँ यार कर लेते, हमारो बेटा बर्बाद हो गया तोरो बेटा बर्बाद हो गया। अब सर बर्बाद हो गया कि दोनों जेल में मारपीट कर लिया था पापा के आन बान फान में, अरे हमारे पापा के कदे ले उठा के मार दिया उसको। सर वो दोनों जेल में है, बाहर बाप यहाँ सलटा रहा है, उसके बाद अंदर जाओ जेल में। पहले तो लोग कर लेते, याद रखो जेल में जाने के बाद आधा से ज्यादा लोग का ना सर जेल से निकलेंगे ना एकदम सुस्त हो जाएगा सर लोग जेल में सर ये दिखाया गया था, हालांकि मैं इसी में शायद पढ़ाऊंगा आपको, हाँ इसी में है पढ़ाऊंगा आपको कि सर जो एसआई होते हैं और जो उसमें जो कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं, सर ये लोग अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए क्योंकि इन पे बहुत प्रेशर होता है, पुलिस पे बहुत प्रेशर होता है सर, उनका ड्यूटी में कंडीशन ही है 24/7 365 डेज 24/7 365 डेज, आप समझ रहे हो सर। तो जो इनका बेसिस ये है, जितना गुस्सा होता है, जब गुस्सा इनको आया जेल जेल खोल जो मिल गया सर खींच के दे दिया। तो ये कहने के लिए अलग बात है, लेकिन होता है सर कुटाई, आप मेरी बात मानना, बहुत गलत तरीके से होता है। और आपको केस पढ़ाऊंगा मैं, आधा से ज्यादा लोग जो जेल में बंद हैं सर वो इसी वजह से बंद है क्योंकि उनका कोई गलती नहीं है, बस उनको जबरदस्ती लाया गया किसी न किसी पे चेप के, और सब उस पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और हाईकोर्ट का जस्ट थोड़े दिन पहले और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि उन सारे को हटाइए, क्योंकि जब हटाया गया था तो आधे से ज्यादा जेल खाली भी हुआ था सर। और आज भी जितने से ज्यादा लोग हैं वो बिना गलती के हैं, वही वाले हैं जमीन विवाद वाला, ये वाले नहीं होता गांव में, उठ गांव में गोड़ी होता टिनैया हीरो एक इस्तेमाल होता है, नहीं बोलता, अरे गाँव वाले, मैं नहीं बोल रहा भाई, गाँव वाले बोलते हैं ये गाड़ी ऐसे चलाएगा सर उन टिनैया हीरो को पुलिस से ले जाके उसके बाद चेपती है 2-3 बार और उसको देख के सर वो ब्रेकर चढ़वा देता है ऊपर वो ब्रेकर पे रुक ही नहीं रहा है, वो आदमी भी देख के कह रहा होता है एक और मोटरसाइकिल नहीं के जरूर कोनो के मांग के ले चलो खैर कोई बात नहीं, नीचे आ जाइए। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार एक काम करते, बहुत हो गया लड़ाई बहुत हो गया, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भाई मिलते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखो जुडिशियल रिव्यू रहने दो, बाकी कोई बात नहीं, तुम सर एक काम करो, ऐसा कुछ करो जिससे कि फंडामेंटल राइट भी बना रहे और सर डीपीएसपी का भी वैल्यू बना रहे। तो सर फाइनली ये डिसीजन हुआ, नीचे देखिए घेर के लिखा होगा, सो टुडे 2 डीपीएसपी इज ग्रेटर देन 2 फंडामेंटल राइट्स। मात्र 2 ऐसे डीपीएसपी हैं सर आज जो 2 फंडामेंटल राइट से ज्यादा बड़े। लेकिन हम जब स्टेटमेंट मेंस में आप दोगे इंटरव्यू में तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और अधिकतर लोग बोलेंगे जी सर मूल अधिकार सबसे बड़ा है और उसके बाद बोलेगा जी सर, इसके बाद दोबारा आइएगा नहीं आप,
ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट वो जानना चाहता है। आप पढ़ के आए हो कि ऊपर ऊपर रट के आए हो, क्योंकि रट के जाओगे तब यही बोलोगे कि सर मूल अधिकार हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। बट आपको वहां बोलना पड़ेगा सर ऑल फंडामेंटल राइट्स इज ग्रेटर देन डीपीएसपी एक्सेप्ट, ये दो बोलना पड़ेगा, बिकॉज 2 फंडामेंटल राइट्स इज ग्रेटर देन 2 डीपीएसपी, सॉरी 2 डीपीएसपी इज ग्रेटर देन 2 फंडामेंटल राइट। सर यहाँ पे आप कभी भी स्टेटमेंट में पूरा नहीं बोल सकते, इसीलिए सर मेंस और इंटरव्यू में यही एक एक दो चीज है जो बारीकी आपको जज कर लिया जाता है। बाकी लोग को लगता है कि हम पूरी तो 5 बार निकाले, मेंसो नहीं के निकलत, कैसे निकलेगा मेंस? डेप्थ में पढ़े ही नहीं हो, कहां से निकल जाएगा तुमको? और जब तक डेप्थ में नहीं पढ़े तब तक तुमको प्री बता रहा हूँ, मेंस लोग सोचते हैं आपकी बार निकल जाए, उसका प्री नहीं निकलता अंतिम बार में। तो कुछ लोग क्या है लास्ट में प्री नहीं निकलता है, उसको बाद कहेगा मेंस का तैयारी पूरा किए थे हम। अरे बेवकूफ, जैसे इस बार कैंसिल हुआ तो क्या बोल रहे हैं, हमारा 112 को सही रखो, सही है हमारे 118 को। अरे रिजल्ट आ जाता ना तो सारा पता चल जाता। उसके बाद बोलते अरे हम गलत है गोला बोल दिए थे आंसर तो हमको सारा पता था कि नील आर्मस्ट्रांग पहले गया है चांद पे। आना जरा नीचे। सो टुडे डीपीएसपी इज व्हाट? 2 डीपीएसपी इज ग्रेटर देन व्हाट? 2 फंडामेंटल राइट्स। 2 डीपीएसपी कौन सा है? 39B 39C ग्रेटर देन 2 14 और 19। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा सुनो, गवर्नमेंट बोला बेटा मत बोल बेटा, क्योंकि परेशान बहुत किया है। तो बोला जब 14 और 19 किसी का हनन होगा तो 21 काहे का बचेगा बे? तो सर 2 डीपीएसपी इज ग्रेटर देन 14 19 एंड 21। तो सुप्रीम कोर्ट नीचे से चुपचाप बोल दिया आराम से कि 14 19 लिखे थे, 21 भी उसमें जोड़ दो। तो गवर्नमेंट बोला चल ठीक है, बता दिया तो ठीक ही किया। तो सर बेसिकली 14 और 19 था, लेकिन हम बोलेंगे क्या? 2 डीपीएसपी इज ग्रेटर देन किससे? 3 फंडामेंटल राइट्स 14 19 21। तो सर एक चीट कोड लगा रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला था शुरुआत में। सुप्रीम कोर्ट ये बात जानती थी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगा। सुन पा रहे मेरी बात? लेकिन सर वो ज्यादा इसलिए नहीं बोले क्योंकि दंगा हो जाएगा कुछ लोगों में, इसीलिए वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चुपचाप इसको सुन लिया और सीधा बोला। देखो आप देखो ना क्या हो रहा है। पहले क्या बोला गया? सर फर्स्ट स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऑल फंडामेंटल राइट्स इज ग्रेटर देन ऑल डीपीएसपी। और यहां फिर केस में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? ऑल डीपीएसपी इज ग्रेटर देन ऑल फंडामेंटल। और जब सर समझौता होता है तो दोनों की बात माना जाता है ना। तो बोला सुन भाई देख, 2 कट्ठा तो और 2 कट्ठा हमर, बीच के कट्ठा तो छोड़ो ओए में गाँव ना बुआई वो, लेकिन फ्री रही। समझ में रहे? वो समझ में आता है लाठी उठी फोड़ने के बाद। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला कि दो यार भाई फंडामेंटल राइट का हम खिलाफत कर रहे हैं, मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो बोला कि कम से कम हमारी तो इज्जत रख दे। और गवर्नमेंट बोला हम इसका करते हमारी इज्जत रख दे। तो 39B 39C को ग्रेटर बना दिया गया किससे? तो क्या सर ऑल फंडामेंटल राइट्स ग्रेटर ऑल डीपीएसपी से? नो सर। क्या ऑल डीपीएसपी इज स्मॉलर देन फंडामेंटल राइट? नो सर। तो बेसिकली क्या इसी को तो बैलेंस अप्रोच बोलते हैं। तो सर आप देखो, एक तरफ फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को वैल्यू ज्यादा दे रही है, और फाइनली कंक्लूड होते होते आके यहाँ पे खत्म हो रहा है। कुछ समझ आ रहा है? अब जरा आना, जीवन का आनंद लेना, और तब पेज नंबर सीधा आना 59 पे, और एक मस्त सा डायग्राम बनाया हुआ होगा, मस्त सा, जिस एक डायग्राम के वजह से आप पूरा केस रिवाइज कर सकते हो। देख लो जरा, पहले एक बार नजर दौड़ा लो कि क्या है क्या नहीं है, नजर दौड़ा लो और देख के बताना कुछ समझ आ रहा है कि नहीं उसमें से। अब सर चमकना चाहिए, और आप सर यही मात्र एक पेज सिर्फ इतना बना के आ जाओगे मेंस में, इतना सिर्फ जितना है यहाँ पे सर, इनफ है, इनफ। आपका मेंस ऑलरेडी कवर हो जाएगा, इसमें से कुछ भी छूटा ही नहीं। आप देख लो, खुद देख लो आप। एक तरफ से फंडामेंटल राइट आता जा रहा है, एक तरफ से डीपीएस भी आता जा रहा है, दोनों एक जगह पे मर्ज हुआ और आगे जाके फाइनल एक डिसीजन हो गया है। 1973 उसमें देखो अच्छे से, ईमानदारी से बताना, देख के मजा आ रहा है? पूरा देख लो जरा, एक बार 1 मिनट देख लो थोड़ा सा। एक चीज में देखता हूं कौन गलती पकड़ता है। गलती नहीं है उसमें, गलती नहीं है, मतलब नहीं वो सब ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें गलती कुछ नहीं है, मैं खुद बता दूंगा आपको बाद में। गलती नहीं है, अभी इतनी गलती नहीं, गलती कुछ भी नहीं है उसमें, सब सही है। तो ईमानदारी से बताइएगा कि कुछ आपको समझ में आ रहा है, और इस एक टेबल के वजह से आप पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो सर। पीछे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इसीलिए बोले थे
ठीक है लियास? यार तुम लोग पंखा चला दे तो। वो बेचारा एकदम कहता सर थैंक यू पंखा चला दिया। अब भाई को 2 घंटा आराम से सोएंगे, उसके बाद उठेंगे बोलेंगे सर नोट्सवा नहीं दिए। चलो वापस देख लो इधर। इधर 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 आपको पूरा का पूरा एक दिख रहा है उसमें। अब आप देख रहे हो उसको डायग्राम को, तो आप खुद से बस मैं ये बताओ कि सर क्या वो डायग्राम दिख रहा है तो लग रहा है कि हाँ सर आ रहा है सब कुछ, है ना? तो आप जब रिवाइज करते हैं ना सर, और रिवीजन में करते हैं तो यही एक पेज रिवाइज होता है। क्या सिंपल, एक तरफ से आप इधर से ये बनाते जाओ, एक तरफ से डीपीएसपी का आया, एक तरफ इमरजेंसी पे मिला, फिर आगे गया, और फाइनली इधर 1951 इधर भी शुरू करो, इधर चंपकम से शुरू करो, बढ़ते गो यहाँ कॉमन आ गया, और फाइनली उसके बाद 39 से ग्रेटर देन ये। तो सिर्फ एक पेज पे आपने पूरा कुछ समझा दिया। मुझे समझाना में इतना टाइम लगा, आप सर एक पेज में खुश हो गए। जरा एक कदम नीचे आना, आगे रुकना मत। पेज नंबर 60 पे आओ। 60 पे पाठा, ठीक है? गोदान पढ़े हो? गोदान, गोदान में प्रेमचंद ने एक जगह पे यूज किए है वर्ड, अरे 60 पे पाठा मतलब धनिया बोलती है होरी से, अरे तुम तो बूढ़े हो गए हो अब इसमें क्या करो, तो बोलता है अरे मर्द तो 60 पे पाठा होता है। वर्ड यूज किया, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसमें धनिया बोलती है, तो उसके बाद फिर ये बेचारा आपको बताएंगे कि कैसे साइकोलॉजी दिमाग लगाता है होरी। आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। आज ही डिस्कशन होगा, आज ही किताब लाए ना, आज ही होगा। तो सर सुनना ध्यान से और समझना बातों को आराम से। तो पेज नंबर आपको 60 दिख रहा होगा, और 60 में दिख रहा होगा इशू रिलेटेड विथ राइट, ड्यूटीज एंड डीपीएस पे दिख रहा है इशूज क्या क्या है। तो सर पहला रिजर्वेशन दिख रहा है, जरा पेज नंबर खाली पलटते जाओ। रिजर्वेशन को सर 10 पेजेस में पूरा एकदम कवर किया हुआ, एक चीज नहीं छूटेगा आपका। रिजर्वेशन का पूरा डिटेलिंग, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ अप्लाई है, कौन से कॉलेज में अप्लाई हो, कौन से स्कूल में अप्लाई है, कैसे सर रिजर्वेशन की शुरुआत हुई, क्या अभी प्रेजेंट में केस चल रहा है, कौन लोग रिजर्वेशन में SC ST के खिलाफ खुद ही लड़ रहे हैं, वो सारा डिटेलिंग सर रिजर्वेशन का मिल जाएगा। दिख पा रहा है? चलो सर रिजर्वेशन का सिर्फ उतना है सर, पेज नंबर 69 तक होगा। उसके बाद आपको LGBTQ शुरू होगा, दिख रहा है? पूरा LGBTQ डिस्कशन करेंगे, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ठीक है? ये पूरा डिस्कशन होगा LGBTQ का। होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया पे क्या है, अभी कौन सा सेक्शन के 377 कौन सा धारा अभी है, और उसके बाद सर रीडिस्कशन करेंगे। तो ये 2 बहुत मेजर इश्यूज हैं, रिजर्वेशन और LGBTQ राइट। सुना इधर ध्यान से, फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज। सुन पा रहे हो? ये तीनों चीज ऐसे हैं, और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि पॉलिटी के क्लास जो छोड़ोगे वो पछताओगे, तो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो सर ये मैं नहीं बोल रहा, पॉलिटी बोल रहा है। मेरे को तो तुम लोग ऐसे ही पछताओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें बड़ा याद आओगे, ऐसा जो भी है। अरे नहीं देखो मेरे साथ क्या है, हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं, फिर नया बैच। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें होती हैं जो कनेक्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोग ही हो, जो आएगा सबको मैं यही बोलूँ। खैर आसाना इधर साइड, हाँ वाकई में कनेक्टेड है, सब अच्छे यार, नो डाउट इसमें कनेक्टेड हो जाता है आदमी। बाकी सर फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों पार्ट एक साथ इकट्ठा पहले क्लियर हुआ। अभी और इसके हैं, सब उसी का पहलू है, लेकिन सर ये नॉर्मल आपको एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया। तो सर इसके पहले तो पॉलिटी का थक्का बना के रखे ही थे, है ना? सब रखा हुआ था थक्का पॉलिटी का, नहीं था? अच्छा बोलता हूँ तो बुरा लगता है क्या? अच्छा लगे तो लगे, मतलब देखो सच तो यही है कि सर पॉलिटी क्या है कि पॉलिटी को जिस ढंग से आप पढ़े हैं और जिस ढंग से रटे हैं, मैं इसलिए बार बोलता हूँ जो पहले पढ़े हो कुछ भी पढ़ो उधर छोड़ के आना घर से, और आपको लगता है कि आप मेरे से ज्यादा जानते हो तो आप जाओ, बिल्कुल जाओ। इधर का एक आने का, इधर नहीं आने का, लेकिन इधर आने का तो पूरा फ्रेश सर दिमाग में पिक्चर बनाने का, क्यों कैसे नहीं। और इसका फायदा जानते हो क्या है, आपको एक एक चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि सर DPSP क्या है। आप रटोगे नहीं कि केशवानंद भारती का 1973 में हुआ था, आप IR से कनेक्ट कर लोगे, आप पॉलिटी का एक एक चीज से कनेक्ट करोगे कि इंदिरा गांधी 1973 में ही ऐसा क्यों कर रही है, 1976 में ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये डेट ऑटोमेटिक क्या याद नहीं हो गया क्या? ये रटना नहीं पड़ेगा सर आपको, समझ पा रहे हो? तो सर अभी तक जो पढ़े एक बार रिवाइज करवा देते हैं ताकि पूरा फंडामेंटल क्लियर दिमाग में एक बार चिपक जाए। रेडी?
अरे रेडी 1 2 3 माइक टेस्टिंग। तो वापस सर सुनना ध्यान से, सबसे फर्स्ट क्या था देख दो, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल, इसलिए मैं तीनों को एक ही साथ खत्म किया ताकि सर कनेक्शन बना रहे। आप सोचो मैं फंडामेंटल राइट अलग पढ़ाता, डीपीएसपी अलग पढ़ाता, ये केस कैसे समझते हैं आप? क्योंकि एक ही समय दोनों चल रहा है ना, 1950 1951 साथ साथ दोनों चल रहा है साइमल्टेनियसली, एक तरफ से आते आते और मिल के फिर हो जा रहा है। तो दो चीज आप क्या बोल रहे हो क्या? तो सर ये पढ़ाने के लिए मजा है, बाकी आपको समझ में जब आता है ना तब आपको तसल्ली मिलती है, हाँ ऐसा हुआ। और पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट जब तक आपको ये समझ में नहीं आए कि हो क्यों रहा है, तब तक आप कितना भी रटते जाओगे होगा नहीं। उसी तरीके सर आईआर उसका बहुत बड़ा कारण है। आईआर के बिना हिस्ट्री अधूरा है सर, अधूरा। जैसे सीता और राम के बिना अधूरा है ना, वैसे ही राम सीता के बिना अधूरा है, वैसे ही सर आईआर के बिना हिस्ट्री अधूरा है सर, बेकार है। कुछ हिस्ट्री समझ नहीं आएगा आपको बिना आईआर का, रट्टा मार भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से नहीं मिलेगा। तो पहले एक बार डिस्कशन कर देते हैं फंडामेंटल राइट क्या था, वापस स्टार्ट। 3 तरीके का राइट था फंडामेंटल राइट्स, बोलते जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लॉज। तो फंडामेंटल राइट्स आपका हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में हो, पार्ट 3 में हो। उसके बाद सर आगे आओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हो लेकिन पार्ट 3 से बाहर हो। उसके बाद सर एक कहीं नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं हो, तो लॉ हो गया, ट्रिपल तलाक। सुन पा रहे हो? आगे बढ़े तो टेबल याद रख रहे हो सर? वो टेबल सिर्फ एक है लेकिन उसमें सारा कुछ हो गया। सोर्स तो कहां से लिए थे? डीपीएसपी। डीपीएसपी कहां से लिए थे? आयरलैंड। यूएसए से क्या लिए थे? फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से। यहां तक क्लियर है सर? ये पार्ट यहां तक क्लियर होने के बाद अदर, उसमें ओरिएंटेशन, सोर्स, लीगलिटी, जुडिशियली, इन्फोर्सेबिलिटी, वो पूरा क्लियर रखना कि एक वजह से हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्लियर है यहां तक? उसी तरह से सिटीजनशिप का टेबल हो रही है। एक टेबल सर, एक टेबल बहुत कुछ आपको देके जाएगा। अब इसके हाँ सुनना, ठीक है? तो वापस ये पहले हो गया आपका पहला शंकरी प्रसाद, उसके बाद शंकरी प्रसाद के बाद सज्जन सिंह, फिर उसके बाद केशवानंद भारती, उसके बाद हो गया। अब इधर से आगे जाओ तो डीपीएसपी का उसी तरह से आप सोचते रहना। अब आपको क्या सोचना है? ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है, अब ये डायग्राम पे आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है? पहले वो डायग्राम याद नहीं करवाया था मैं, अब वो डायग्राम आपको पूरा कनेक्ट कर लेना है, ठीक है? और फाइनली डिसीजन क्या हो रहा है, कितने डीपीएसपी बड़े हैं फंडामेंटल राइट से? 2, 39 बी, 39 सी, ग्रेटर देन 14, 19, 21। यहां तक सर पूरा केस समझ में आ गया? एक एक चीज दिमाग में रहना चाहिए और ये रहेगा भी, क्योंकि कनेक्शन बना है। आपको नहीं पता है लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, केशवानंद भारती केस या कुछ भी यूट्यूब पे जब देखोगे ना, ऐसे ऐसे समझाया हुआ है सर ना, ऐसे तो फालतू का उठा के समझाया हुआ है। एक तो सर वो लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड लगा लेंगे, मतलब वही पावर पॉइंट बना लेंगे और पावर पॉइंट बना के चिपका देंगे और बोलेंगे केशवानंदा भारती केस, ऐसे एक लकड़ी लेगा डंडा सा, और कोई इधर से होगा और सीधा बोलेगा इसमें लिखा हो। अरे यार, तो मतलब समझ लो, आपको सबसे पहले कनेक्टिविटी बनाना जरूरी है कि बच्चों के दिमाग में एक कहानी बन जाए, एक पैटर्न बन जाए। पैटर्न बन गया ऑटोमेटिक समझ लेगा वो। उसके बाद आप रीड करोगे, थोड़ा ज्यादा कम भी होगा तो आप एडजस्ट कर लोगे उसमें, आप उसमें एडजस्ट कर लोगे। लेकिन अलग से पढ़ो तो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाए, आपको लगे क्या है मतलब कर रहा है, ठीक है? यहाँ तक तो सर ये फंडामेंटल का यहाँ तक रहेगा। अभी थोड़ा हिंदी डिस्कशन होगा और हिंदी साहित्य तो परसों से शुरू होगा। बाकी अभी एक डिस्कशन मैं कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि वो जरूरी है। और एक रिक्वेस्ट ये है, बार बार रिक्वेस्ट क्या, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लास अगर पॉलिटी का आप छोड़ते हो, नुकसान सिर्फ व सिर्फ आपका होगा, क्योंकि मैं सच बता दे रहा हूँ, इसको एफर्ट और इसको समझाने में ज़्यादा एफर्ट लगता है, और पॉलिटी का रिदम बेकार हो जाएगा ना तो फिर नहीं समझ आएगा। आप सोच के मुझे बताओ कि सर आपको पॉलिटी पढ़ाने के बाद भी मैंने 2-3 दिन पहले पीछे का क्यों रिवाइज करवाया? सर वो रिदम एक बन गया आपका, और रिदम एक बार बन जाता है तो पॉलिटी समझना ईजी हो जाएगा। जहां रिदम ब्रेक हुआ फिर पीछे का आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत एफर्ट लगेगा। सुन पा रहे हो? महेश बता, मजा आया क्या? तो जब मैं पहले बोलता था कि केशवानंद भारती के वगैरह पढ़ाने तो मजा आएगा, तो मतलब ऐसे ही बोलता था कि मजा आया, वाकई मजा आया ना? तो सर आप पॉलिटी के नोट्स को अच्छे से लिख लीजिएगा, बाकी हम हिंदी का थोड़ा डिस्कशन अभी कर लेते हैं, ठीक है?